CH-31 वो किताब। अनंत मणि सुबह होते ही कुंडार की ओर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनके कुछ प्रमुख मंत्री भी है। इस बार अनंत मणि के साथ संत शासकों का प्रमुख द्वारका भी मौजूद है। ये सभी मिलकर कुंडार की ओर आगे जाने लगते हैं। सूरज की मध्यम रोशनी के साथ इनकी यात्रा चल रही थी। दिन का एक पहर बीत जाता है और ये सभी कुंडार की सीमा पर पहुंच जाते हैं। यहाँ एक सैनिक विक्रमादित्य को अनंत मणि के आने की खबर देता है। विक्रमादित्य को पहले से है उसके आने का इंतजार था। वो बड़ी उत्सुकता और बड़ी तेजी के साथ कुंडार राज्य की सीमा की ओर अपने घोड़े पर सवार हो निकल पड़ते हैं। उसके साथ उसके कुछ सैनिक और मंत्री भी थे। विक्रमादित्य अनंत मणि का कुंडार की सीमा पर ही भव्य स्वागत करता है। विक्रमादित्य उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो कुंडार के लिए कितना खास है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद सभी एक साथ मिलकर कुंडार राजभवन की ओर चले जाते हैं। इधर अम्बा आसपास की हर खबर से बेखबर अपने ध्यान पर लगी हुई है। उधर सिद्धार्थ ने भी अपनी सारी थकान रात भर विश्राम कर दूर कर ली है। वो सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागता है। सुबह से ही वो अपने अभ्यास पर लगा हुआ था। उसे रह रहकर आश्रम को देखकर गुरु अश्विन और भानु की याद आ रही थी। सिद्धार्थ को याद आता है कि गुरु अश्विन कहा करते थे कि अभ्यास से बड़ा हथियार योद्धा के लिए कोई नहीं है। जितना ज्यादा हम अभ्यास करते हैं उतना ही ज्यादा हम निपुण होते जाते हैं। सिद्धार्थ को पिछले दिनों की बात याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे गुरु अश्विनी भानु को डांटते हुए उससे कह रहे थे, एक योद्धा को अपने मुंह से ज्यादा अपने हाथ चलाने का अभ्यास करना चाहिए, तभी वो अपने जिंदगी में सफल होता है। ये सोचता हुआ सिद्धार्थ निरंतर अभ्यास में लगा हुआ था। तभी धृति उसके लिए चाय लेकर आती है और वो सिद्धार्थ को रोकते हुए कहती है, सुबह से ही तुम अभ्यास कर रहे हो, दिन का एक पहर भी बीत चुका है, अब कुछ खा पी लेते हैं। सिद्धार्थ उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, बस एक क्षण रुको। सिद्धार्थ अपना भाला बंद कर अपनी कमर पर बांध लेता है। धृति की ओर आगे बढ़ता है। धृति उससे कहती है, चलो गुरु अश्विन की कुटिया में जाकर बैठते हैं, वहीं बातचीत करके इससे उनकी कमी भी पूरी हो जाएगी। सिद्धार्थ अच्छी तरह से जानता था कि धृति को गुरु अश्विन से कितना लगाव था। वो उन्हें गुरु के साथ साथ अपने पिता के समान मानती थी। उसकी बात मानकर वो कुटिया की ओर चला जाता है। दोनों जमीन पर बिछी चटाई ऊपर बैठकर चाय पीने लगते हैं। सिद्धार्थ और धृति दोनों चारों तरफ नजर घुमाकर गुरु अश्विन की कुटिया को देख रहे हैं। एक छोटी सी साफ सुथरी कुटिया जिस पर गुरु के खाट के अलावा बहुत से अस्त्र शास्त्र रखे हुए हैं। ये वही अस्त्र शास्त्र है जिससे गुरु अपने शिष्यों को अभ्यास करवाया करते थे। साथ ही वहीं पर लाल कपड़ों में बंधी हुई कुछ किताबें भी रखी हुई है। सिद्धार्थ बड़ी उत्सुकता के साथ शास्त्रों और उन किताबों की ओर देख रहा था। फिर धृति उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए से कहती है, कल भी तुमने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, अब अपनी पूरी यात्रा को विस्तार से मुझे समझाओ। उसकी बात से सिद्धार्थ को हंसी आ जाती है और वो कहता है, तुम्हारी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है, बताने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी परेशानी हुई और मैं आखिरकार गुरु कश्यप के आश्रम तक पहुंच गया। सिद्धार्थ धृति की ओर देखता हुआ फिर कहता है, लेकिन हाँ, रास्ते में अम्बा से मुलाकात हो गई थी, बल्कि इस बार तो उसने मेरी जान भी बचाई और गुरु के आश्रम तक पहुंचने में मेरी मदद भी की। अभी तक धृति के चेहरे पर मुस्कान और खुशी साफ तौर पर दिख रहा था, पर अम्बा का नाम सुनते ही जैसे उसे जोर का झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी खुशियां पर किसी ने पानी फेर दिया है। उसका चेहरा उतर गया। वो बड़ी उत्सुकता के साथ सवाल भरी नजरों से सिद्धार्थ की ओर देख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ को जैसे उसके इन सवालों से कोई मतलब नहीं था। वो अम्बा का नाम लेकर चाय पीता हुआ कुछ सोच रहा था। धृति से अब सब्र नहीं हुआ, उसने सिद्धार्थ से पूछ ही लिया, अम्बा क्यों, तुम उससे कैसे मिले, तुम तो अकेले जा रहे थे ना। सिद्धार्थ जो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, अचानक धृति के सवाल से चौंक गया और उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ मैं अकेला ही जा रहा था, लेकिन अम्बा भी गुरु कश्यप के आश्रम की ओर ही जा रही थी। उसका भी लक्ष्य मेरी लक्ष्य की तरह ही था, उसे भी गुरु कश्यप से शिक्षा हासिल करना था। अब मैं उसे रोक तो नहीं सकता ना। धृति को जैसे सिद्धार्थ की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए सिद्धार्थ से कहा, तुम यहीं बैठकर आराम करो, मैं जाकर भोजन की तैयारियां देख लेती हूँ, ताकि हम दोपहर का भोजन कर सके। और वो तेजी से उठकर आश्रम से बाहर आकर खुद को संभालना चाहती थी, वरना गुस्से से उसके मुंह से कुछ निकल सकता था, जो सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए उसने वहां से उठकर चले आना ही ठीक समझा। सिद्धार्थ अपनी चाय खत्म कर प्याली वहीं बगल पर रखता हुआ खड़े हो जाता है और कुटिया में घूम घूम कर गुरु अश्विन के शास्त्रों को देख रहा था। उन शास्त्रों को देखता हुआ सिद्धार्थ सोच रहा था, गुरु अश्विन के पास एक बढ़कर से एक अस्त्र थे। सिद्धार्थ उन सभी को चलाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करते करते वो आखिरकार उन किताबों की ओर पहुंच ही गया, जो पहले भी उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वो सभी लाल कपड़ों में बंधे हुए थे। सिद्धार्थ एक एक करके उन किताबों को निकालकर उनमें से लाल वस्त्र हटाकर उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ ने देखा कि यहाँ पर कुछ धार्मिक किताबें रखी हुई है, वहीं कुछ ऐसी किताबें भी है जिसमें युद्ध कौशल से जुड़ी विद्याओं के बारे में लिखा हुआ। तभी उसके हाथों में एक छोटी सी किताब लगती है। वो किताब उसे उन किताबों के ढेर में कुछ खास लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरु अश्विन ने उसे बहुत संभाल कर रखा है। सिद्धार्थ ने उस किताब को खोला। किताब खोलते हैं जैसी सिद्धार्थ की आंखें और बड़ी हो गई। उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, सिद्धार्थ को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने धूल साफ करते हुए गौर से देखा। उस पर नीचे की ओर सिद्धार्थ का नाम लिखा हुआ था। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गुरु अश्विन ने अपनी कुटिया में इस किताब को सिद्धार्थ के लिए ही संभाल कर रखा है। अब वो उसको उठाकर जल्दी से गुरु के आसन पर ही बैठ गया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें एक से बढ़कर एक युद्ध विद्या और अस्त्र विद्याओं के बारे में जानकारी दी गई थी।
सभी से जुड़े मंत्र और अभ्यास का पूरा विवरण उस किताब में मौजूद था। देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि ये किताब गुरु अश्विन ने ही लिखी है। उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस किताब में उतार दिया था। सिद्धार्थ को एहसास हो रहा था कि उसमें लिखे मंत्र बहुत कठिन है। उन्हें अभ्यास के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। उसमें कुछ ऐसे दिव्य मंत्र भी थे जिन्हें बोलने से पहले गुरु के द्वारा दी गई चेतावनी भी उसी किताब में मौजूद थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे पूरे संसार के ऊर्जा का भंडार उसी किताब में है। जैसे दुनिया के हर सवाल का जवाब उस छोटी सी किताब में छिपा हुआ है। सिद्धार्थ गुरु के आश्रम पर बैठा हुआ उस किताब को पढ़ ही रहा था। तभी वहां पर धृति आ जाती है और धृति थोड़ा नाराज होते हुए उससे कहती है, सिद्धार्थ ये क्या तरीका है, तुम गुरु अश्विन के आसन पर कैसे बैठ सकते हो? उसकी आवाज में उसका क्रोध साफ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ उसकी आवाज सुन हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर आसन की ओर देखते हुए उसे प्रणाम करता है। फिर धृति की ओर देखकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना, मैं हड़बड़ी में यहाँ पर बैठ गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये गुरु अश्विन का आसन है और मुझे इस पर नहीं बैठना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ। धृति उसे कोई जवाब नहीं देती और उसके हाथों की ओर देखकर कहती है, ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो? इस बार भी धृति की आवाज में कठोरता थी, जिसे सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा डर जाता है। सिद्धार्थ धृति से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने गुरु की किताबों को हाथ लगाया, ये बात तुम्हें पसंद नहीं आई। माफ करना, अगर मुझे अनुमति लेने की जरूरत थी। पर देखो ना धृति, ऐसा कहते हुए वो बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी ओर किताब आगे बढ़ाता है। ये यहाँ गुरु की किताब के भंडार के बीच मुझे मिली। देखो, इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव ने ये किताब मेरे लिए ही लिखी थी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की इतनी उत्सुकता और इन सवालों को सुनकर भी धृति को जैसे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। जैसे उसे पहले से मालूम था कि ये क्या है और उसमें क्या लिखा हुआ है। वो उस किताब को अपने हाथ में लेती है और उसमें सिद्धार्थ का नाम लिखा देख वो थोड़ा मुस्कुराती है। उसे इस तरह आराम से मुस्कुराता देख सिद्धार्थ को कुछ अजीब लगता है। वो धृति से पूछता है, क्या तुम इस किताब के बारे में पहले से जानती हो? तुम्हें इस पर मेरा नाम लिखा देख आश्चर्य नहीं हो रहा? उद्धरण चिन्ह। लेकिन अम्बा की बातें सुनकर धृति सिद्धार्थ से थोड़ा नाराज थी, इसलिए वो मुस्कुराना बंद कर थोड़ी कठोरता के साथ उसे जवाब देती है। एक तो तुमने बिना अनुमति के गुरु अश्विन की चीजों को हाथ लगाया, ऊपर से तुम मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरु के चले जाने के बाद इस आश्रम की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अगर ये किताब तुम्हारे लिए है भी तो वो तुम तक पहुंचा दी जाती। तुम इसे बिना अनुमति के कैसे हाथ लगा सकते हो? ऐसा कहते हुए धृति उस किताब को उसी लाल कपड़े में बांधकर उसी स्थान पर रख देती है और पीछे पलटकर सिद्धार्थ से कहती है, इस किताब के इस्तेमाल का सही वक्त सामने नहीं आया है। जब आएगा मैं ये किताब तुम्हें खुद दे दूंगी। तब तक तुम इस पर से ध्यान हटाओ और चलो चलकर भोजन कर लो। भोजन पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सिद्धार्थ उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उससे फिर से पूछता है, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गुरु अश्विन ने इस किताब के बारे में तुम्हें बताया था, तुम इसका राज जानती हो। उद्धरण चिन्ह। धृति शांत रहती है, उससे एक शब्द भी नहीं कहती और उसकी ओर देखते हुए कुटिया से बाहर निकलने का इशारा करती है। सिद्धार्थ उसका हाथ नीचे करते हुए कहता है, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अम्बा का नाम सुनने के बाद से ही धृति का मिजाज वैसे भी बिगड़ा हुआ था। वो थोड़ा झल्लाकर सिद्धार्थ से कहती है, तुम बहुत जिद्दी हो, जिस चीज की ठान लेते हो बस ठान लेते हो। मैंने तुमसे कहा ना, सही वक्त आने पर मैं बता दूंगी। गुरु अश्विन ने इस किताब की रचना ही तुम्हारे लिए की थी। उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस किताब में डाला था और मुझसे कहा था कि ये किताब एक योद्धा के लिए है। इस पर उसका नाम लिखा हुआ है और अश्विन माह की पूर्णिमा में ये किताब उस तक पहुंचानी है। ये उस वक्त की बात है जब तुम हमारे आश्रम में नहीं आए थे। तुम्हारे आने के बाद गुरु अश्विन ने तुम्हारी ओर इशारा करते हुए इस किताब की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब मिल गई संतुष्टि। उद्धरण चिन्ह। धृति फिर से सिद्धार्थ से कहती है, लेकिन अश्विन माह की पूर्णिमा आने से अभी चंद दिनों का वक्त है। अगर तुम आज यहाँ नहीं आती तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने के लिए निकल जाती। उसी दिन से तुम इस किताब का अध्ययन शुरू कर सकते हो। उससे पहले इसे हाथ लगाना भी तुम्हारे लिए वर्जित है। इसलिए सब्र करो और चलो चलकर भोजन करो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को उसका जवाब सुनकर थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसे लगता है कि चलो धृति को भी इस किताब के बारे में मालूम है। इसका मतलब ये किताब मेरे लिए ही है। वो थोड़ा खुश होते हुए हमें सर हिलाकर कुटिया से बाहर निकलने लगता है। धृति भी उसके पीछे पीछे बाहर निकलती और कुटिया का दरवाजा बंद कर देती है। दोनों एक साथ भोजन कक्ष की ओर जाते हैं और वहां बैठकर भोजन करने लगते हैं। उनके साथ साथ आश्रम के अन्य छोटे छोटे शिष्य भी भोजन कर रहे थे। CH32 आमना सामना। सिद्धार्थ उन बच्चों की ओर देखता हुआ धृति से पूछता है, ये सब पहले तो यहाँ नहीं थे? धृति उससे कहती, अब मैं इतनी निपुण तो नहीं हूँ कि बड़े योद्धाओं को शिक्षा दे सकूं, लेकिन गुरु अश्विन से सीखकर इतनी निपुण जरूर हो गई हूँ कि इन बच्चों को युद्ध कौशल का ज्ञान दे सकूं। इसलिए यहाँ पर मैंने इन बच्चों के लिए शिक्षा की शुरुआत की है। यहाँ ये बच्चे संस्कृत के मंत्रों के साथ साथ हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और युद्ध कला भी सीखेंगे। गुरु के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है। जब तुमने मुझे वापस भेज दिया और मैं आश्रम आई, तब मुझे इस सूने आश्रम को देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस गुरु अश्विन ने हमारी जान बचाने की खातिर अपनी जान गंवा दी, उनके आश्रम को हम इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? तब मैंने ये ठान लिया कि इस आश्रम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। उद्धरण चिन्ह। धृति की बातें सुनकर सिद्धार्थ को उस पर गर्व महसूस हो रहा था। वो उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहता है,
तुमने बिल्कुल सही सोचा, वैसे भी ये आश्रम ही तुम्हारा घर है। धृति भी उसकी ओर मुस्कुराकर जवाब देती है। दोनों भोजन करने लगते हैं। उधर अनंत मणि कुंडार की राज्यसभा में विक्रमादित्य और अपने कुछ अन्य मंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वो विक्रमादित्य से कहते हैं, आपको भी हमारी तरफ ये पता चल ही गया होगा कि सिद्धार्थ अपनी छठी चक्र की ऊर्जा को जागृत कर एक शस्त्र चक्रीय योद्धा बन चुका है। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि उसने बहुत से दिव्यास्त्र भी हासिल किए हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए अनंत मणि की आवाज बदलने लगी है। वो उत्तेजित हो तेज स्वर में विक्रमादित्य से कहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतने शांत क्यों हैं। राकुमारी अंबा फिर उससे पीछे होती नजर आ रही है। अपनी आवाज में अफसोस लाते हुए अपने हाथों को क्रोध से मसलते हुए अनंत मणि फिर कहते हैं, बल्कि अब सिद्धार्थ मेरी टक्कर का बन चुका है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रमादित्य उसकी बात पर हामी भरते हुए सिर हिलाते हुए बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहे हैं। पूरी सभा का ध्यान अनंत मणि पर ही टिका हुआ था। तभी वो फिर कहते हैं, मगध और कुंडार के गौरव को अगर बचाना है तो सिद्धार्थ को हमें इन दोनों राज्यों से दूर रखना होगा, बल्कि अगर सिद्धार्थ का नामोनिशान पूरे ब्रह्म देश से मिट जाए तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। वो आगे अपनी बात पूरी कर ही रहे थे, तभी अनंत मणि की बातों को बीच में काटते हुए संत शासक प्रमुख द्वारका उस सभा में कहते हैं, हमारी कल्पना से बाहर अक्सर दो ही चीजें होती, पहला वक्त और दूसरा दुश्मन। सिद्धार्थ हमारी सोच से ज्यादा शक्तिशाली बनता जा रहा है। मैंने उसे मजबूर कर मगध से भगा तो दिया, लेकिन वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है, इस बात से हम पूरी तरह से अनजान है। तभी विक्रमादित्य बड़े गर्व के साथ पूरी सभा के बीच कहते हैं, अंबा भी गुरु कश्यप के आश्रम से शस्त्र चक्रीय योद्धा बनकर वापस लौट चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि आप इस बात से अनजान है या आपको इस बात की जानकारी है, पर मैं आपको बता दूं कि अपने छठी चक्र के तीसरे चरण पर पहुंचने के लिए वो लगातार अपनी साधना में लगी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही वो इस चरण को भी पार कर सिद्धार्थ के समान ही शक्तिशाली योद्धा बन जाएगी। अनंत मणि विक्रमादित्य की ये बात सुनकर थोड़ा नाराज होते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, सिद्धार्थ के समान शक्तिशाली योद्धा, तो क्या इसका ये मतलब है कि विक्रमादित्य मुझे एक ताकतवर योद्धा नहीं मानते हैं? लेकिन अपने क्रोध को काबू करते हुए वो इस वक्त शांत रहना ही उचित समझते हैं। वो सभा का मान करते हुए कुछ नहीं कहते। तभी विक्रमादित्य अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ अभी भी अंबा से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसे बहुत से दिव्यास्त्र भी मिले हैं। अब ये तो अंबा के जागने पर ही पता चलेगा कि उसे क्या मिलता है। क्या वो भी दिव्य शक्तियों से दिव्यास्त्र हासिल कर पाएगी? ये शंका मुझे बार बार परेशान कर रही है, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मुझे उसके सामर्थ्य पर, उसकी साधना पर पूरा भरोसा है। मुझे तो बस उसके जागने का इंतजार है। विक्रमादित्य की इन बातों को सुनकर जहां संत शासक द्वारका बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं अनंत मणि अंबा की बातों पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, क्योंकि अनंत मणि ने योद्धा परिषद में जिस तरह से अंबा को सिद्धार्थ के हाथों हारता हुआ देखा था, उसके बाद से उसका मन अंबा की तरफ से कुछ परेशान सा हो गया था। अंबा को अपनी जिंदगी में शामिल करना है या नहीं, इसे लेकर उसके दिल में हलचल मची हुई थी। इसलिए वो अंबा के मुद्दे पर बात पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए सिद्धार्थ को लेकर फिर से बातचीत शुरू करता है। विक्रमादित्य की ओर देखते हुए अनंत मणि कहता है, कुंडार और मगध को अब एक होकर अपने एक ही दुश्मन सिद्धार्थ का सामना करने के बारे में सोचना चाहिए। पहले हम सिद्धार्थ को अपने मार्ग से खत्म कर दें, फिर बाकी मुद्दों पर बातचीत अपने आप बन जाएगी। संत शासक आनंद मणि की बात पर हामी भरते हुए कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि सिद्धार्थ इस वक्त कहाँ है, और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। ऐसा कहते ही कुछ देर के लिए द्वारका मौन हो जाते हैं। सभी की नजरें द्वारका पर ही टिकी हुई है। सभी की आंखों में एक ही सवाल है कि वो व्यक्ति कौन है। तभी संत शासक द्वारका कहते हैं, वो व्यक्ति देवदत्त महानामन है। सिद्धार्थ मगध में उन्हीं के घर पर रुका हुआ था। मगध से वो कहाँ गया ये सिर्फ उसे ही पता होगा। देवदत्त महानामन ये नाम सुनते ही जैसे विक्रमादित्य के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसके माथे से पसीना आने लगता है। अपनी दशा छुपाने के लिए वो अपना पसीना पोंछते हुए खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है और द्वारका की बात बड़े ध्यान से सुनने लगता है। अनंत मणि भी देवदत्त महानामन का नाम सुनकर चौंक गया था। वो द्वारिका से पूछता है, तो आप ही बताइए, देवदत्त महानामन से कैसे पूछा जाए कि सिद्धार्थ कहाँ है, क्योंकि देवदत्त महानामन मगध की प्रजा में शामिल नहीं है। वो मगध की ओर से कौशल का नेतृत्व करते हैं। वो कौशल राज परिवार से है, इसलिए उस पर कोई दबाव भी नहीं बनाया जा सकता। उद्धरण चिन्ह। सभी अनंत मणि की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी अनंत मणि द्वारका से कहते हैं, लेकिन इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। हम इस तरह सिद्धार्थ का गुणगान करते हुए हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए हमें देवदत्त महानामन की हवेली तक पहुंचना ही होगा। द्वारका अनंत मणि की बातों पर सहमति दिखाते हुए विक्रमादित्य से कहते हैं, महाराज विक्रमादित्य, अब सिद्धार्थ हम सब का दुश्मन है, तो आप भी हमारे साथ देवदत्त महानामन की हवेली की ओर चले। वैसे भी आप देवदत्त से पूर्व परिचित है, हो सकता है आप उससे ये राज उगलवाने में कामयाब हो जाए और हमें सिद्धार्थ का पता चल जाए। जैसे जैसे सभा में देवदत्त महानामन की चर्चा हो रही थी, विक्रमादित्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। विक्रमादित्य कुछ ख्यालों में खोते जा रहे थे। ऊपर से मगध की ओर से उसे देवदत्त महानामन के घर जाने का प्रस्ताव मिल रहा था, जिसे मगध के साथ अपने संबंध को ध्यान में रखते हुए वो ठुकरा भी नहीं सकते थे। इसलिए मजबूरी में उन्होंने हामी भर दी और सभी तुरंत ही देवदत्त महानामन की हवेली की ओर निकल पड़े। कुंडार से मगध और कौशल की सीमा पर बसे उस हवेली में सिद्धार्थ की मौजूदगी का राज छिपा हुआ था। वो सभी उस ओर तेजी से जाने लगे थे। विक्रमादित्य का मन रह रहकर बैठा जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। वो अपने अंदर बेचैनी सी महसूस कर रहे थे।
इधर सिद्धार्थ इन सभी की यात्रा से अनजान काशी में अश्विन मास की पूर्णिमा का इंतजार करते हुए आश्रम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में धरती की मदद कर रहा था। सिद्धार्थ बच्चों को युद्ध कौशल की शिक्षा दे रहा था। सिद्धार्थ भी पूरी लगन से आश्रम का कार्यभार संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे गुरु अश्विन की मौत की ग्लानि थी। इस तरह से सिद्धार्थ को आश्रम के कार्यों में हाथ बटाता देख धृति को बड़ी खुशी हो रही थी। धृति अपने ख्यालों में डूबी हुई एक पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धार्थ को लगातार देख रही थी। सिद्धार्थ को देखते हुए धृति सोच रही थी कि क्या सिद्धार्थ का अभी भी अंबा से कोई वास्ता है। सिद्धार्थ और अंबा के बीच गुरु कश्यप के आश्रम में क्या बातचीत हुई होगी। सोचते सोचते अब धृति से रहा नहीं जाता और वो सिद्धार्थ को आवाज दे अपनी तरफ बुलाती है। सिद्धार्थ भी धृति की आवाज सुन रुक जाता है और बच्चों को अभ्यास जारी रखने का आदेश देता हुआ धृति के पास आकर और उसके बगल में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। धृति उससे कहती है, गुरु कश्यप के आश्रम में क्या हुआ तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। असल में धृति अपने इस सवाल से सिद्धार्थ की यात्रा से ज्यादा सिद्धार्थ और अंबा के बारे में जानना चाहती थी, जबकि सिद्धार्थ धृति की मनोस्थिति से बिल्कुल अनजान था और वो बड़ी आसानी से जवाब देता है, वही हुआ जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। कश्यप ऋषि ने मुझे मंत्र दिया, मैंने साधना की और मेरी छठी चक्रीय ऊर्जा जागृत हो गई और अब मैं तुम्हारे सामने सकुशल खड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने धृति की ओर मुस्कुरा कर देखा। धृति भी उसका जवाब सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन अभी भी उसके मन में उठ रहे सवाल उसे परेशान कर रहे थे। तो उसने दोबारा हिम्मत कर सिद्धार्थ से पूछा ही लिया, लेकिन अंबा के साथ क्या हुआ। अंबा ने वहां क्या किया और अंबा वहां गई क्यों थी। सिद्धार्थ दोबारा से धृति के सवालों को सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए उसकी ओर देखने लगा और सिद्धार्थ ने फिर कहा, कल ही तो मैंने तुम्हें बताया था कि अंबा भी कश्यप ऋषि के आश्रम शिक्षा लेने गई थी। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार हम दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि हमने तो एक दूसरे से ज्यादा बातचीत भी नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि अंबा ने मेरी मदद की। अंबा ने मुझे राक्षस से बचाया था। सिद्धार्थ की ये बातें सुनकर धृति को जहां थोड़ा चैन महसूस हो रहा था, वही ये जानकर कि राक्षस से अंबा ने सिद्धार्थ को बचाया, वो फिर थोड़ा परेशान होने लगी। उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि क्या अंबा आज भी सिद्धार्थ को पसंद करती है। योद्धा परिषद में तो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे, फिर अंबा सिद्धार्थ को क्यों बचाने लगी। धृति को फिर इस तरह ख्यालों में डूबा देख सिद्धार्थ ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें, आजकल कुछ ज्यादा ही अपने ख्यालों में खोने लगी हो। सिद्धार्थ की बातों से धृति का ध्यान टूटा और उसने सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया, जैसे वो कहना चाहती हो कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए धृति से फिर कहा, चलो अब ख्यालों से बाहर निकलो और शाम का वक्त करीब आ रहा है। इन बच्चों को जाने का आदेश दो, साथ ही हमें आश्रम के दूसरे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी तो करवानी है ना। धृति सीधे अपने स्थान से उठकर बच्चों के सामने पहुंच गई। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। धृति बच्चों के सामने गई और उसने बच्चों से कहा, बच्चों आज की तुम्हारी शिक्षा यहीं पर खत्म होती है। कल फिर अभ्यास के लिए सुबह आश्रम आ जाना। अभी तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। ऐसा सुनते ही सभी बच्चे हंसते मुस्कुराते शोर मचाते हुए अपने अपने घर की ओर जाने लगे। धृति और सिद्धार्थ बच्चों को इस तरह जाते देख मुस्कुराते हुए आश्रम के उस हिस्से की ओर जाने लगे जहां भोजन की तैयारियां चल रही थी। इधर सिद्धार्थ बड़े सुकून के साथ आश्रम के कार्य में हाथ बटा रहा था। इससे गुरु अश्विन को लेकर उसके मन का बोझ कम हो रहा था। उधर अंबा अपने राजमहल में लगातार अपनी साधना में लगी हुई थी। अचानक अंबा के शरीर में तेज ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से करोड़ों बिजलियां सीधे उसके सर पर आ गिरी हो। ये झटका अंबा के रोम रोम में बहने लगा था। अंबा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो तुरंत बेहोश हो जाएगी, लेकिन अपनी ऊर्जा के प्रभाव से उसने खुद को संभाला और लगातार मंत्रों का जाप करती रही। CH-33 मगध का दुश्मन। अंबा के पूरे रक्त में चिंगारी बह रही थी। तभी अंबा को यह महसूस हुआ कि उसके शरीर से नीले रंग की एक आभा निकल रही है। अंबा की आंखें बंद होते हुए भी वो इस नीली आभा को महसूस कर सकती थी, बल्कि उसके आसपास जो दासियां मौजूद थी वो भी ये सब देखकर बहुत चौंक गई थी। एक पल के लिए तो उनमें से कुछ घबराने भी लगी। तभी एक दासी ने उन्हें समझाया कि ऐसा उनके छठीय चक्र की ऊर्जा की जागृत होने से हो रहा है। सभी मौन होकर सिर्फ अंबा को देखे जा रहे थे और अंबा की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे अंबा का पूरा कक्ष जैसे उस नीली आभा में समा गया था। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। स्थिति पहले जैसे सामान्य होने लगी। अंबा को अब एक अनोखी शांति, एक अनोखी ऊर्जा का आभास हो रहा था। अंबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अंबा अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन महसूस कर रही थी। उसे ये समझ आ चुका था कि उसने तीसरा चरण पार कर लिया है और वो अब एक शस्त्र चक्रीय योद्धा बन चुकी है। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। अनंत मणि, विक्रमादित्य और संत शासक द्वारका बहुत से सैनिकों से घिरे हुए मगध और कौशल की सीमा में मौजूद हवेली तक पहुंच चुके थे। सभी हवेली के बाहर खड़े हो देवदत्त महानामन की हवेली को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सबकी पकड़ अपनी अपनी तलवार पर मजबूत हो गई थी। सभी अपने अपने रथ से उतरकर देवदत्त की हवेली की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अंबा जो अपनी साधना के बाद अब अनंत मणि और सिद्धार्थ के समान ही तेजस्वी और शक्तिशाली बन चुकी है, वो अपनी इस ऊर्जा के आभास से अपने पिता को भी परिचित करवाना चाहती है। और ऐसा सोचकर वो अपने कक्ष से बहुत तेजी से चलती हुई विक्रमादित्य के कक्ष की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसकी छोटी बहन भूमि उससे टकरा जाती है। दोनों खुद को संभालते हैं। फिर भूमि उससे कहती, दीदी आप इतनी बेचैन होकर कहाँ जा रही है, कि आपने मुझे देखा ही नहीं। अंबा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। पहले मुझे पिताजी से मिलना है, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। अंबा का चेहरा एक अलग ऊर्जा से चमक रहा है।
जिसे देखकर भूमि भी आश्चर्यचकित है। भूमि से फिर पूछती है, कम से कम अपने चेहरे पर दमकती हुए इस ऊर्जा का तो राज बता दो। आप तो आसमान पे मौजूद उस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार दिखाई दे रही है। भूमि अम्बा से शिकायत करते हुए कहती है, क्या आप अपने राज मुझे भी नहीं बताएंगी? उद्धरण चिन्ह। अम्बा भूमि के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे जवाब देती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपने सारे राज बताती रही हूँ और आगे भी बताऊंगी। पर यह वक्त हमारी बातों से ज्यादा जरूरी है, मुझे पिताजी से तुरंत मिलना है। ऐसा कहते ही अम्बा उसे पीछे छोड़कर आगे जाने लगती है। तभी भूमि उसे पीछे से आवाज देकर कहती है, लेकिन दीदी पिताजी इस वक्त महल में मौजूद ही नहीं है, वो तो महाराज अनंत मणि के साथ कहीं बाहर गए हैं। भूमि के मुख से अनंत मणि का नाम सुनकर अम्बा को आश्चर्य होता है और वो पीछे पलटकर भूमि से इसका कारण जानना चाहती है। अम्बा उससे पूछती है, अनंत मणि के साथ क्यों? पिताजी अनंत मणि के साथ बाहर क्यों गए हैं और कहाँ गए हैं? क्या तुम्हें कुछ पता है? भूमि कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो सब एक साथ कहीं बाहर गए हैं। बल्कि उनके साथ मगध के और भी दूसरे लोग मौजूद थे। बात कुछ गंभीर लग रही थी, जरूर कोई ना कोई तो मुद्दा होगा। अम्बा भूमि की बात सुन थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस वक्त सभी कहाँ गए होंगे, जबकि रात का दूसरा पहर भी बीत चुका है। अम्बा भूमि से फिर कहती है, महल में किसी को तो पता होगा, पिताजी ने किसी को तो बताया ही होगा। भूमि उससे कहती है, नहीं, मैंने राजमंत्री जी से भी पूछा है, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अम्बा भूमि की बात सुनकर एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, जरूर कोई आवश्यक मुद्दा होगा, इसीलिए इस वक्त सभी को निकलना पड़ा। ऐसा सोचते हुए वो अपने कक्ष की ओर वापस जाने लगती है। इधर सभी देवदत्त महानामन की हवेली का दरवाजा खटखटाते हैं। देवदत्त महानामन और उनकी बेटी रक्षा, जो इस वक्त सो चुके थे, जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से उनकी नींद भी खुल जाती है। वो दोनों अपने अपने बिस्तर से उठकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे मुख्य कक्ष की ओर आ जाते हैं। रक्षा अपने पिता से पूछती है, बाहर कौन होगा पिताजी? इस वक्त हमारी हवेली में कौन आ सकता है? जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से रक्षा थोड़ा घबरा जाती है। उसे घबराता है देख देवदत्त उसे कहते हैं, परेशान होने की बात नहीं है, मैं अभी देखता हूँ, तुम बस यही रुको। तभी वहां उनका एक सेवक भी आ जाता है। देवदत्त अपने उस सेवक को जाकर दरवाजा खोलने का आदेश देते हैं। सेवक जल्दी जल्दी आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही सामने 4 मगध के सैनिक खड़े हुए थे। मगध के सैनिकों को चीरते हुए से पीछे से अनंत मणि और संत शासक द्वारका हवेली के प्रमुख दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं। उन दोनों को देखकर देवदत्त महानामन को थोड़ा आश्चर्य होता है। वो रक्षा को वापस अपने कक्ष की ओर जाने का इशारा करते हैं। रक्षा वापस अपने कक्ष की ओर जाने लगती है और देवदत्त अनंत मणि की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे देवदत्त आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें पीछे विक्रमादित्य भी दिखाई देता है। विक्रमादित्य को देखकर उनके कदम जैसे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर विक्रमादित्य को गौर से देखते हुए उन लोगों के करीब पहुंचते हैं। विक्रमादित्य और देवदत्त महानामन का आमना सामना आज कई वर्षों बाद हुआ है। ऐसा कुछ तो था जो इन दोनों के बीच छिपा हुआ, एक ऐसा गहरा राज जिससे अनंत मणि भी अनजान है। लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिके होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। भले ही अनंत मणि को इस बात की खबर नहीं कि विक्रमादित्य और देवदत्त महानामन के बीच चल क्या रहा था, लेकिन कोई था जो इनके हर राज का हमराज था। द्वारका दोनों की ओर गौर से देखते हैं और विक्रमादित्य की पीठ पर हाथ रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा करता है। अनंत मणि आगे बढ़कर देवदत्त महानामन के करीब आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। देवदत्त बड़े आश्चर्य से अनंत मणि से पूछता है, इस वक्त यहाँ इस तरह आने की कोई वजह? सवाल भले ही अनंत मणि के लिए था, लेकिन जवाब देने की उत्सुकता द्वारका में दिख रही थी। द्वारका उनकी बात बीच में काटते हुए कहते हैं, मुद्दा गंभीर है देवदत्त, इसलिए इस वक्त आना पड़ा। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। द्वारका का सम्मान तो पूरा मगध करता था और कौशल राज्य अभी भी मगध के अधीन था। ऐसे में देवदत्त किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। वो सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देते हैं और उन सभी को हाथ दिखाकर अंदर चलने को कहते हैं। सभी एक साथ अंदर सभा कक्ष की ओर जाते हैं। वहां एक बड़ी सी मेज के चारों ओर कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। देवदत्त महानामन सबको वहां बैठने का इशारा करते हैं। अनंत मणि, द्वारका, विक्रमादित्य और देवदत्त उस मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं। बाकी सारे सिपाही वहीं पास में खड़े हो जाते हैं। देवदत्त सबके बैठने के बाद फिर से पूछते हैं, इस वक्त रात में यहाँ आने का क्या अर्थ है? क्या कोई गंभीर समस्या है जो आप दिन होने का भी इंतजार नहीं कर पाए? देवदत्त के सवाल के बावजूद भी सभी मौन थे। अनंत मणि द्वारका की ओर देखकर बातचीत आगे बढ़ाने का इशारा करते हैं। द्वारका देवदत्त से कहता है, देखो देवदत्त, कौशल का राज्य अभी मगध के अधीन है। तुम मगध के प्रतिनिधित्व के रूप में कौशल क्षेत्र की राज व्यवस्था देख रहे हो। ऐसे में मगध के महाराज अनंत मणि की आज्ञा तुम्हारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। साथ ही अगर मगध सुरक्षित है तो कौशल भी सुरक्षित रहेगा। ये तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो, और वैसे भी तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम्हें ज्यादा कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। द्वारका की आवाज में कठोरता और गुरूर के साथ साथ चेतावनी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। देवदत्त भी बड़े गुरूर के साथ हाँ में सर हिलाता है और उनसे कहता है, आप सब मुझसे क्या चाहते हैं खुलकर कहिए। मैं अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इसे बार बार याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन अपनी बात सामने रखिए। अनंत मणि कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन द्वारका उन्हें रोक देता है और वो आगे की बातचीत फिर जारी करता है। संत शासक प्रमुख द्वारका कहते हैं, हमें यह मालूम चला है कि अभी कुछ समय पहले तुम्हारी हवेली में सिद्धार्थ नाम का एक युवा योद्धा ठहरा हुआ था। मुझे ये भी अच्छी तरह से ज्ञात है कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, लेकिन सिद्धार्थ मगध और कुंडार का शत्रु है।
ऐसे में वो कौशल का शत्रु अपने आप बन जाता है। तो तुम अपने कौशल क्षेत्र और मगध के साथ गद्दारी करना पसंद नहीं करोगे, ऐसा मुझे यकीन है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ तुम्हारी हवेली से कहाँ गया है। उनकी इन बातों को सुनने के बावजूद भी देवदत्त के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। वो बिल्कुल मौन गौर से उन सभी की ओर देख रहे थे। रह रहकर उनकी निगाहें विक्रमादित्य की ओर भी जा रही थी और विक्रमादित्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो देवदत्त से नजरें चुरा रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अनंत मणि और द्वारका का सम्मान करते हुए विक्रमादित्य इस सभा को छोड़कर नहीं जा सकते थे। अब आगे की बातचीत अनंत मणि शुरू करते हैं। अनंत मणि देवदत्त से कहते हैं, सिद्धार्थ इस वक्त मगध छोड़ चुका है। इस बात की जानकारी हमें है, लेकिन वो इस वक्त कहाँ है, इस बात की जानकारी आपको है और हमें आपसे बस यही जानना है। आशा है आप हमें निराश नहीं करेंगे। देवदत्त द्वारका और अनंत मणि के सवालों के बाद बिना हिचकिचाए सीधा जवाब देता है, हाँ, सिद्धार्थ मेरा रिश्तेदार है। सिद्धार्थ मेरे बड़े भाई बिंबिसार महानामन का बेटा है। देवदत्त के मुख से बिंबिसार महानामन का नाम सुनते ही विक्रमादित्य की बेचैनी जैसे और बढ़ने लगी थी। द्वारका उसके चेहरे की ओर देखकर उनकी स्थिति भांप रहे थे और उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। तभी देवदत्त अपनी बात आगे जारी करते हुए कहते हैं, सिद्धार्थ मेरा भतीजा है। वो हमारे यहाँ रुकने जरूर आया था, लेकिन फिर वो वापस चला गया और मैंने उससे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ जाना चाहता है। इसलिए इस वक्त वो कहाँ है मैं ये नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो मगध योद्धा परिषद में हिस्सा लेने आया था और मैंने ये भी सुना है कि उसने महान विक्रमादित्य की बेटी अंबा को युद्ध में हरा दिया है। उसके बाद वो अपनी खुशियां जाहिर करने हमारे साथ आया जरूर था, लेकिन फिर वो चला गया। अब कहाँ गया ये मुझे नहीं मालूम। देवदत्त के मुंह से अंबा की हार की बात सुनकर विक्रमादित्य को जैसे क्रोध आने लगा था। वो देवदत्त की मंशा समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि देवदत्त उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन वो जैसे देवदत्त से कुछ कहना चाहते थे, पर संत शासक की मौजूदगी ने उसकी जुबान पर ताला लगा रखा था। इस बार विक्रमादित्य का सब्र टूट चुका था। वो देवदत्त से कहते हैं, हमें मालूम है कि आपको सिद्धार्थ के ठिकाने का ज्ञात है, इसलिए हमारा समय व्यर्थ मत करो। देवदत्त हमें बताओ कि सिद्धार्थ कहाँ है। तुम्हें कौशल और मगध दोनों के प्रति अपनी वफादारी निभानी है और यही तुम्हारा परम कर्तव्य है, इसलिए सिद्धार्थ को ढूंढने में तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। विक्रमादित्य की बात सुनकर देवदत्त को हंसी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे महाराज, विक्रमादित्य को परेशान होने की क्या जरूरत है। वैसे भी कब किसे कहां से ढूंढना है, किसके साथ क्या करना है, इस बात की समझ आपको ज्यादा है। आप पहले भी तो ऐसा कर चुके हैं, इसलिए सिद्धार्थ को तलाशने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देवदत्त अपना दूसरा निशाना द्वारका की ओर डालते हुए कहते हैं, संत शासक प्रमुख द्वारका, मैं आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि पूरे मगध में और पूरे ब्रह्म देश में भी आपके जैसा ताकतवर शायद कोई नहीं है। लेकिन मुझे सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं मालूम। वैसे मेरा अनुमान और अनुभव दोनों ये कहते हैं कि आप भी विक्रमादित्य की तरह ही बहुत ज्ञानी है। आपको भी तो लोगों को तलाशना बहुत अच्छी तरह से आता है। सिर्फ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए मेरी मदद की जरूरत क्यों। देवदत्त से इस तरह का जवाब सुनकर द्वारका अपने दांत पीस के रह जाता है। CH34 सिद्धार्थ कहाँ है। देवदत्त को इस तरह अपने सवालों का जवाब ना देते देख द्वारका कहते हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी देवदत्त, वरना ये कौशल के हित में बेहतर नहीं होगा और इस बात से तुम भलीभांति परिचित हो। द्वारका की बात सुनकर देवदत्त भी बड़े गुरूर के साथ कहते हैं, अब मुझे कौशल के भविष्य की चिंता नहीं है। इसके भविष्य की चिंता करने वाला सही इंसान अब सामने आ चुका है। हमें मगध की भविष्य की चिंता करनी चाहिए। देवदत्त मुस्कुराते हुए विक्रमादित्य और संत शासक की ओर देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आगे कहते हैं, क्योंकि आपकी तरह मेरा भी ये मानना है कि सिद्धार्थ मगध का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सिद्धार्थ कौशल का नहीं कुंडार का दुश्मन है, इसलिए मगध और कुंडार को मिलकर सिद्धार्थ को तलाशना चाहिए। और इस दिशा में अगर आप सबको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात से निश्चिंत कर देना चाहता, कौशल अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब अनंत मणि इन सभी की बातें सुनकर थक चुका था और देवदत्त की बातें सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपने तलवार पर हाथ रखते हुए अपने स्थान पर खड़ा होकर देवदत्त से कहता है, आप हमें तलवार निकालने पर मजबूर मत करिए। हम आपसे सिद्धार्थ का पता पूछ रहे हैं और आपको सिद्धार्थ का पता हमें बताना ही होगा। लेकिन देवदत्त पर इसका कोई असर नहीं होता। अनंत मणि थोड़ा रुककर आगे फिर कहता है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कौशल के भविष्य को खतरा हो सकता है। बल्कि आपको को कौशल के राजपद से बाहर निकालने में मुझे एक पल का भी वक्त नहीं लगेगा। कौशल में खून खराबा मेरी इच्छा नहीं है। अगर आप इसे न्योता देना चाहते हैं तब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी अनंत मणि की नजर दरवाजे के पीछे खड़ी एक लड़की की ओर पड़ती है और वो फिर वापस देवदत्त की ओर देखकर कहता है, अब आप क्यों कौशल की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम कौशल पर से आपका अधिकार हटा देंगे और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद भी आप हमारी मदद करने के लिए मना कर रहे हैं। अनंत मणि की बातों पर मुस्कुराते हुए देवदत्त कहता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ की कोई सीमा नहीं है। आप में से कोई भी सिद्धार्थ की तेज गति को पकड़ नहीं सकता। सिद्धार्थ अब वो कमजोर सिद्धार्थ नहीं रहा जो विक्रमादित्य के राज्य का सेनापति था। वो अब एक बहादुर और तेज योद्धा बन चुका है, जिसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊं तो बताऊं क्या। पर इतनी देर से आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। देवदत्त महानामन की बातें सुनकर विक्रमादित्य, द्वारका और अनंत मणि सभी को ये समझ आ गया था कि देवदत्त अपना मुंह नहीं खोलने वाला। अनंत मणि की सब्र की सीमा पार हो चुकी थी।
वो अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए देवदत्त की ओर रखकर से कहता है, ठीक है, मैं आपका अधिकार कौशल से वापस लेता हूँ। अब आप कौशल के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। मगध आपका अधिकार वापस लेता है। कल राज्यसभा में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। उसकी बात सुनकर देवदत्त मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे करते हैं और फिर अनंत मणि की ओर देखते हुए पूरे संतोष के साथ कहते हैं, लगता है आपको अपने पिताजी के द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करना नहीं आता। आज से 20 साल पहले हुए एक समझौते के अनुसार जब तक महानामन परिवार का कोई भी सदस्य बचा है, कौशल का प्रतिनिधित्व हमारा परिवार ही करेगा। भले ही मगध के अधीन रहकर, लेकिन आप कौशल पर पूरी तरह से राज नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए देवदत्त संत शासक की ओर देखते हुए कहते हैं, आपको तो सभी बातों का अंदाजा है। क्या आपने महाराज अनंत मणि को इस बात की जानकारी नहीं दी थी? और अगर नहीं भी दिया था तो अब समझा दीजिए। संत शासक देवदत्त के इस घमंड से नाराज होते हुए से कहते हैं, इस वंश के आखिरी सदस्य तो तुम ही हो। अगर तुम दुनिया से चले गए तो क्या कौशल का प्रतिनिधित्व तुम्हारी बेटी करेगी? इस सवाल के जवाब में देवदत्त कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी बेटी को भी इस योग्य बनाया है। उसकी शिक्षा भी जारी है। लेकिन मेरे और मेरी बेटी के अलावा भी महानामन परिवार का एक सदस्य जिंदा है, और जिसकी खोज आप सभी कर रहे हैं, और वो योग्य बनकर सामने आ ही रहा है। ये बात सुनकर अनंत मणि की तलवार अब बिल्कुल देवदत्त के गले तक बहुत ही गई थी कि संत शासक उसे रोकते हैं। तभी देवदत्त तलवार हटाते हुए अनंत मणि से कहते हैं, आज से 20 साल पहले बहुत कुछ हुआ था, और यहाँ मौजूद सभी को इस बात की जानकारी है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। इतने ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। महाराज अनंत मणि, आपस जाकर मगध के राजमहल में आराम कीजिए, और अगर आपको सिद्धार्थ से इतनी ही तकलीफ है तो उसकी तलाश शुरू कीजिए। सिद्धार्थ भी अपने कामों में लगा हुआ होगा। संत शासक द्वारका सभी को वापस चलने को कहते हैं, और देवदत्त को चेतावनी देते हुए वो कहते हैं, तुमने हमारी मदद न करके बहुत बड़ी गलती की है, और इसका असर तुम्हें जल्द ही देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ के हवाले से जो तुम इतना घमंड कर रहे हो, वो घमंड जल्द ही चूर चूर होगा। उद्धरण चिन्ह। देवदत्त एक तिरछी मुस्कान के साथ सभी की ओर देखते हुए सबको बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। इस हरकत से जैसे सब आग बबूला हो जाते हैं, और संत शासक बड़े तेज आवाज में देवदत्त को चेतावनी देते हुए कहते हैं, सिद्धार्थ से ताकतवर योद्धा मगध में अभी भी मौजूद है। सिद्धार्थ हमारे सामने कुछ नहीं है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसके बावजूद भी इतना गुरूर देवदत्त, तुमने 20 साल पहले समझदारी जरूर दिखाई थी, लेकिन अब तुम नादानी दिखा रहे हो। अपनी इस गलती पर जल्द ही तुम्हें पछतावा होगा। देवदत्त उनसे कहते हैं, बिल्कुल, मैंने 20 साल पहले स्वार्थी होकर सोचा था। जिसे आप समझदारी कह रहे हैं वो मेरा निजी स्वार्थ था। साथ ही मुझे कौशल की चिंता थी, इसलिए मैंने वो फैसला लिया था। लेकिन अब मुझे कौशल की चिंता नहीं है। मुझे मालूम है, अगर मैं इस दुनिया से चला भी गया तो कौशल की देखरेख करने वाला अब सक्षम होकर वापस लौट चुका है। इसलिए मैं तो आप सबकी चिंता कर रहा हूँ। बल्कि जितनी जल्दी हो सके आप सब यहाँ से चले जाइए, यही आपके हित में बेहतर होगा। देवदत्त की बातें सुन विक्रमादित्य, अनंत मणि और संत शासक तीनों बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और सभी पलटकर तेजी से मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रक्षा अंदर से दौड़ती हुई उसके करीब आती है। उसे परेशान देखकर देवदत्त उसे शांत रहने का इशारा करते हैं, और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, सब कुछ ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनंत मणि फिर एक बार पीछे की मुड़ता है। उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है जो दरवाजे के पीछे से झांककर उन सभी को देख रही थी। अनंत मणि घूरकर उसे देखता है और मुख्य द्वार से बाहर निकल जाता है। अनंत मणि, द्वारका और विक्रमादित्य तेज गति से चलते हुए अपने रथ पर सवार हो कौशल से जाने लगते हैं। सुबह हो चुकी थी। इन सभी की बातचीत में रात के 2 पहर बीत चुके थे। किसी को पता ही नहीं चला था। देवदत्त की हवेली से बहुत दूर जाकर सब रुक जाते हैं, और द्वारका उन सभी से कहते हैं, देवदत्त इतनी आसानी से नहीं मानने वाला नहीं है। हम सभी को सिद्धार्थ का पता खुद लगाना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सिद्धार्थ इस वक्त कहाँ होगा। तभी अनंत मणि देवदत्त के महल में मौजूद उस लड़की को याद करते हुए द्वारका से कहता है, क्या आप सभी ने गौर किया, देवदत्त की हवेली में एक लड़की मौजूद थी जो हमें दीवारों के पीछे से छुपकर देख रही थी। साथ ही वो बाद में भी देवदत्त के साथ खड़ी हुई थी। आप सभी को मालूम ही वो लड़की कौन है? तभी विक्रमादित्य कहते हैं, वो लड़की देवदत्त महानामन की बेटी है। देवदत्त का उस लड़की के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अनंत मणि विक्रमादित्य की बात सुनकर एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो लड़की देवदत्त के लिए बहुत मायने रखती है। तो वो उस सिद्धार्थ के भी परिवार का एक अहम सदस्य हुई। उस सिद्धार्थ के परिवार में देवदत्त और उसकी बेटी के अलावा बचा ही कौन है? इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ और देवदत्त की एक ही कमजोरी है, वो लड़की। अब हम उस लड़की को सीढ़ी बनाकर देवदत्त और सिद्धार्थ को सबक सिखाएंगे। वो लड़की ही हमें सिद्धार्थ तक पहुंच जाएगी। सभी अनंत मणि की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अनंत मणि फिर सभी की ओर देखते हुए पूछता है, क्या आप सभी मेरी इस बात से सहमत हैं? द्वारका विक्रमादित्य कुछ देर के लिए मौन रहते हैं। फिर द्वारका कहते हैं, ये भी ठीक है। वैसे भी युद्ध के दौरान कुछ भी जायज या नाजायज नहीं रहता। अपने मगध साम्राज्य के हित में हमें ये कदम उठाना ही होगा। तभी विक्रमादित्य अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, हाँ, आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिद्धार्थ तक पहुंचने में वो लड़की हमारी मदद कर सकती है। सभी एक साथ कुंडार वापस लौटने लगते हैं, और सभी घोड़े की तेज रफ्तार के साथ कुंडार की ओर जा रहे थे। इधर अम्बा अपने पिता का इंतजार कर रही थी। वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ऐसा क्या हुआ जो सभी रात में ही निकल गए। अम्बा की बेचैनी देखकर भूमि उससे कहती है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है दीदी। बाबा और मगध के सभी प्रमुख जल्द ही कुंडार वापस लौट आएंगे। जरूर कोई अहम कार्य होगा जो रात को ही उन्हें निकलना पड़ा। जब वो वापस आ जाएं आप उनसे बात कर लेना।
अभी आपको विश्राम करना चाहिए। आपने बहुत मेहनत की है। भूमि की बातें सुनकर अम्बा मुस्कुराने लगती है, लेकिन अभी भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई थी। तभी बाहर से घोड़े की तेज आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे घोड़े एक साथ राजभवन की ओर आ रहे हैं। अम्बा और भूमि दौड़ती हुई अपने कक्ष की खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि अनंतमणि, विक्रमादित्य और उनके साथ मगध के कुछ प्रमुख राजभवन की ओर आ रहे हैं। उन सभी को सकुशल वापस आता देख अम्बा को बहुत खुशी होती है। भूमि में भी प्रसन्नता से मुस्कुराने लगती है। अम्बा तेजी बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है। सभी राजभवन के सभाकक्ष की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में अम्बा आ जाती है और अपने पिता को प्रणाम करती है। उसके बाद वो अनंतमणि और द्वारका को भी प्रणाम करती है। विक्रमादित्य उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसकी ओर मुस्कुराकर देखते हैं। द्वारका अम्बा को आशीर्वाद देता है, लेकिन अनंतमणि के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो अम्बा ने उन दोनों की पहले हुई मुलाकात में महसूस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे अनंतमणि अम्बा को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बा को उनका ये व्यवहार बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और अपने पिता से पूछती है, आपसे सभी रात में कहाँ चले गए थे और पूरी रात के बाद अब वापस लौटे हैं, क्या कोई परेशानी है? उसके पिता कुछ कहने ही वाले थे, तभी द्वारका उससे कहते हैं, परेशानी आपका पूर्व सेनापति है राजकुमारी। सिद्धार्थ के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक बार सिद्धार्थ से हारकर आप ये तो समझ चुकी होंगी कि सिद्धार्थ अब एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका है। इसलिए आपको ये भी समझना होगा कि वो कुंडार और मगध का दुश्मन है और हम बस उसी की तलाश में बाहर निकले थे। द्वारका की बातें जैसे अम्बा को चुभ रही थी, वही अनंतमणि का ये व्यवहार भी बहुत तकलीफदायक था। अम्बा अपने पिता से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे आपको ये बताना था कि मैंने अपने छठवें चक्र की ऊर्जा को जागृत कर लिया है। मैंने अपना तीसरा चरण पार कर लिया है। अम्बा की बातें सुनकर विक्रमादित्य बहुत खुश हो जाते हैं और उससे गले लगाते हुए कहते हैं कि अम्बा, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ये कर लोगी। अम्बा की बातें सुनकर द्वारका भी खुश हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अनंतमणि का चेहरा भी मुरझाया हुआ था, जैसे उसे अम्बा की इस उपलब्धि की कोई खुशी नहीं थी। वो अम्बा की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ देखता है और सभी से कहता है कि हम सभी सभाकक्ष की ओर चलकर आगे की योजना पर ध्यान दें तो अच्छा होगा। विक्रमादित्य भी ये सब देखकर बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अनंतमणि को अब अम्बा में कोई दिलचस्पी नहीं है। CH-35 केतुमान। अम्बा चाहे कितनी भी ऊर्जा हासिल कर ले, परंतु योद्धा परिषद में हुई वो घटना अनंतमणि के जहन से नहीं निकल सकता और वो अम्बा को इस तरह से शायद कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मगध के महाराज का अपनी तरफ ये व्यवहार देखकर अम्बा भी थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर सभी सभाकक्ष की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और अम्बा पलटकर जाने लगती है। लेकिन विक्रमादित्य उसे आवाज देकर कहते हैं, अम्बा, कुंडार के भले के लिए जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें तुम हमेशा शामिल रहोगी, क्योंकि चाहे तुम किसी और के लिए मायने रखती हो या नहीं, लेकिन कुंडार का भविष्य तुमसे ही है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसलिए तुम भी हमारे साथ सभाकक्ष की ओर चलोगी, तुम भी इस योजना का हिस्सा बनोगी। ऐसा कहते हुए वो अम्बा को आगे चलने का इशारा करते हैं। अपने पिता की बात सुनकर अम्बा के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आती है। अपने पिता की नजरों में अपने लिए भरोसा देखकर अम्बा को बहुत खुशी होती है और सभी के साथ आगे चलने लगती है। सभी सभाकक्ष में पहुंचकर बैठ जाते हैं। संत शासक विक्रमादित्य की ओर देखते हुए कहता है, क्या कुंडार में कोई ऐसा है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और जो देवदत्त महानामन की उस बेटी को अगवा करने में आपकी मदद कर सके? द्वारका की बात सुनकर अम्बा चौंक जाती है और थोड़ी तेज स्वर में कहती है, अगवा? क्या मतलब है? किसी को अगवा करना है? पर क्यों? विक्रमादित्य से कुछ कहने नहीं वाला था, तभी आनंदमणि उससे कहता है, राजकुमारी अम्बा, हम सिद्धार्थ की तलाश कर रहे हैं। एक बार आप पूरी योद्धा परिषद के सामने उससे हार चुकी है, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिद्धार्थ आपके राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सिद्धार्थ की चचेरी बहन को अगवा करना चाहते हैं ताकि सिद्धार्थ उसे बचाने के लिए खुद हमारे जाल में फंस जाए। अनंतमणि फिर विक्रमादित्य और द्वारका की ओर देखते हुए आगे कहता है, इस तरह से एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। अपनी बेटी को बचाने के लिए देवदत्त भी जरूर आएगा। देवदत्त और सिद्धार्थ को हम सभी मिलकर खत्म कर देंगे। इसके बाद कौशल का ये पूरा राज्य मगध के राज्य में पूरी तरह से मिल जाएगा। अब कोई कानून और कोई समझौता हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही महानामन परिवार के आखिरी सदस्य हैं। साथ ही कुंडार की शक्तियां भी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कुंडार का भी सबसे बड़ा दुश्मन सिद्धार्थ ही है। अम्बा ये सभी बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या आनंदमणि को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, क्या संत शासक द्वारका का समर्थक कमजोर होने लगा है, या उसके पिता विक्रमादित्य को उस पर भरोसा नहीं है जो हम किसी मासूम लड़की को अगवा करने की योजना बना रहे। सिद्धार्थ से डटकर मुकाबला करने में क्या दिक्कत है? अगर ये सभी चाहे तो एक साथ मिलकर भी सिद्धार्थ पर हमला कर सकते हैं। फिर इस तरह से षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत है? अम्बा इन सभी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन सभा का मान करते हुए उसने मौन रहना ही ठीक समझा। तभी विक्रमादित्य द्वारका और अनंतमणि से कहते हैं, हमें इसे लेकर पूरी योजना तैयार करनी होगी ताकि सिद्धार्थ और देवदत्त महानामन दोनों एक साथ हमारे जाल में फंस सके। विक्रमादित्य अम्बा की ओर देखकर सोचते हैं, क्या अम्बा इस फैसले में सभी का साथ देगी? कुंडार की सभा में सिद्धार्थ के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। इधर सिद्धार्थ इन सभी बातों से अनजान काशी में अश्विन मास की पूर्णिमा आने का इंतजार कर रहा था। तब तक वो आश्रम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में धृति की मदद कर रहा था। सुबह का वक्त था। सिद्धार्थ और धृति दोनों आश्रम के कार्य में लगे हुए थे। तभी सिद्धार्थ धृति की ओर देखकर उससे कहता है, तुम्हें मालूम है धृति, मुझसे पूर्णिमा के आने का इंतजार ही नहीं हो रहा है।
मैं बहुत बेचैन हूँ उस किताब को हासिल करने के लिए, ताकि मैं अपनी क्षमताओं को और आगे बढ़ा सकूं। उसकी बात सुनकर धृति मुस्कुराने लगती और उसकी ओर देखकर कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ब्रह्म देश के एक ताकतवर योद्धा बनकर सामने आओगे। और गुरु अश्विन को भी तुम पर पूरा भरोसा था, तभी तो उन्होंने तुम्हारे लिए वो किताब लिखी है। लेकिन गुरु की आज्ञा अनुसार वो किताब तुम्हारे हाथ अश्विन मास की पूर्णिमा में ही लगेगी। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा, इसलिए तब तक तुम आश्रम के कार्यों में मेरे हाथ बटाओ। सिद्धार्थ एक लंबी सांस लेते हुए धृति की ओर देखकर कहता है, मुझे लगता है कि अगर गुरु अश्विनी आज हमारे बीच होते तो वो ये सारी विद्या या मुझे खुद सिखाते, लेकिन अफसोस है उस राक्षस ने उनसे हमें दूर कर दिया। उस राक्षस की वजह जो अधूरा रह गया, वो इस किताब के रूप में पूरा होने जा रहा है। सिद्धार्थ धृति से फिर कहता है, तुम्हें मालूम है कि मैं गुरु के इस उपकार का बदला शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा। उन्होंने ना सिर्फ मुझे इस काबिल बनाया है, बल्कि मेरी खातिर उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। ऐसे गुरु इस दुनिया में बहुत कम ही होते हैं जो अपने शिष्य की खातिर अपनी जान की भी परवाह ना करे। सिद्धार्थ की बातें सुन धृति को गुरु अश्विन की याद आती है और उन्हें याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो सिद्धार्थ से कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गुरु अश्विन एक महान गुरु थे, जिन्होंने अपने शिष्यों की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इस आश्रम में सेवा करके मैं उनका यही उपकार चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम्हें भी यहाँ काम करता देख मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस तरह से दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर कुंडार में सभा लगी हुई थी, जहां सिद्धार्थ के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। विक्रमादित्य तभी अपने एक सैनिकों से कहते हैं, तुरंत जाओ और केतुमान को मेरे पास बुला कर लाओ। उससे कहना कि महाराज विक्रमादित्य ने उसे तुरंत बुलाया है, देरी करने का कोई फायदा नहीं है। सैनिक आज्ञा पाते ही सभा कक्ष से बाहर निकल जाता है। इसके बाद एक हट्टा कट्टा युवा व्यक्ति जिसका नाम केतुमान है, वो सभा कक्ष में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही वो अपने महाराज विक्रमादित्य को प्रणाम करता है। उसके बाद वो अनंत मणि और द्वारका को भी प्रणाम करता है। विक्रमादित्य उन दोनों को उसका परिचय देते हुए कहते हैं, ये महाबली केतुमान है। केतुमान कुंडार के महान योद्धाओं की श्रेणी में गिना जाता है। इसे कोई भी काम सौंपकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। उस काम के विफल होने की कोई संभावना नहीं होती है। कुंडार के लिए कि इसने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। अब हम इस सभा का जरूरी कार्य केतुमान के जरिए ही पूरा करेंगे। विक्रमादित्य केतुमान की ओर देखकर कहते हैं, तुम्हें मगध और कौशल की सीमा के बीच देवदत्त महानामन की हवेली की ओर जाना है। वहां जाकर सही वक्त देखकर तुम्हें उनकी बेटी को अगवा करना है और उसे कुंडार लाकर एक गुप्त स्थान में रखना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है। ध्यान रहे लड़की कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। साथ ही उस लड़की की हिफाजत करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता उसे कुछ नहीं होना चाहिए। केतुमान अपने महाराज की आज्ञा सुनकर उनसे कहता है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अभी देवदत्त की हवेली की ओर निकलता हूँ। आप इस कार्य के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। मैं अपने लक्ष्य में कामयाब होकर ही वापस लौटूंगा। अम्बा को सभा के इस निर्णय पर आपत्ति थी, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो अपने पिता को सवाल भरी नजरों से देखे जा रही थी। जैसे वो पूछना चाहती थी कि क्या सिद्धार्थ को अब हम छल से मारेंगे। क्या अम्बा की ताकत पर, उसकी कुशलता पर विक्रमादित्य को शक है जो हम ये रास्ता अपनाया जा रहा है। अम्बा से अब बर्दाश्त नहीं होता। केतुमान के चले जाने के बाद अम्बा भी उठकर अपने कक्ष की ओर चली जाती है। विक्रमादित्य उसके मन की बात समझ जाते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहते। इधर केतुमान तेजी से देवदत्त महानामन की हवेली की ओर आगे बढ़ रहा था। कुंडार से कौशल की सीमा पे बसी ये हवेली कुछ ही दूर पर मौजूद थी, लेकिन पहुंचते पहुंचते केतुमान को शाम तक का वक्त तो लगना तय था। केतुमान के अपने लक्ष्य की ओर निकल जाने के बाद विक्रमादित्य और द्वारका चैन की सांस लेते हैं। और द्वारका विक्रमादित्य से कहते हैं, अब मुझे और अनंत मणि को मदद की ओर निकलना होगा। अगर केतुमान सफल होकर लौटता है तो हमें सूचना जरूर भिजवा दीजिएगा। तब तक हम मगध की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि वैसे भी हवेली तक पहुंचने में उसे शाम का वक्त तो लग ही जाएगा। ऐसा कहते हुए अनंत मणि और द्वारका दोनों मगध की ओर से जाने लगते हैं। विक्रमादित्य उन्हें रात के भोजन तक रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन अनंत मणि उसे मगध में कुछ भी जरूरी कार्य का हवाला देते हुए वहां से निकल जाना ही उचित समझता है, क्योंकि अब उसे कुंडार की राजकुमारी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए कुंडार में समय व्यर्थ करना उसे बेकार लगता था। इधर केतुमान भी अपनी यात्रा जारी रखते हुए कौशल तक पहुंचने ही वाला था। शाम का वक्त करीब आ रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। केतुमान आंख छोटी गिरकार उस हवेली की सीमा तक पहुंच जाता है और बाहर खड़ा हो इंतजार करने लगता है। केतुमान को इंतजार था रात होने का, ताकि वो अपने कार्य को बड़ी खामोशी से अंजाम दे सके। इस खतरे से अनजान देवदत्त महानामन और उनकी बेटी रक्षा आपस में बातचीत कर रहे थे। हवेली में रात के भोजन की तैयारी चल रही थी। देवदत्त महानामन रक्षा कहते हैं, अब हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि परिस्थितियां अब थोड़ी विपरीत हो चुकी है। जब तक सिद्धार्थ सकुशल वापस लौट नहीं आता, तब तक थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बस तुम थोड़ा सतर्क रहना। रक्षा मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देती है, जब तक आप है मुझे किस बात का खतरा, पर जैसा आपने कहा है मैं पूरी सावधानी रखूंगी। उसकी बात सुनकर देवदत्त उसकी और मुस्कुराते हुए देखते हैं और उससे फिर कहते, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा अभ्यास कैसे चल रहा है। तुम्हें भी सिद्धार्थ की तरह एक महान योद्धा बनना है ना, तो अपना अभ्यास जारी रखना बहुत जरूरी है। रक्षा देवदत्त से कहती, हाँ मेरा अभ्यास बिल्कुल सही चल रहा है। मैं दूसरे चरण की योद्धा बनने वाली हूँ। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही अपने दूसरे चक्र को जागृत कर लूंगी। फिर वो थोड़ा उत्सुक होते हुए अपने पिता से कहती हूँ,
देख लीजिएगा, मैं भी सिद्धार्थ और आपकी तरह एक महान योद्धा बनूंगी और आप सभी का नाम रोशन करूंगी। उसकी बात सुनकर देवदत्त उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस तरह से बातचीत के बीच शाम का वक्त कैसे बीत जाता है उन दोनों को पता ही नहीं चलता। तभी एक सेवक आकर कहता है, भोजन तैयार है, आप सभी मेज पर आ जाएं। वो दोनों भोजनालय की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हवेली में वक्त गुजरते देर नहीं लग रही थी, पर उधर केतुमान हवेली के बाहर खड़ा हुआ पल पल घड़ियां गिन रहा था। उसे इंतजार था गहरे रात का, ताकि वो अपने कार्य को अंजाम दे सके। उसकी निगाहें पूरी तरह से हवेली पर टिकी हुई थी। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ कितने सैनिकों का पहरा है, वो बड़ी सावधानी से हर बात को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा था। रात गहरी होती जाती है। हवेली में मशाल की रोशनी अब धीमे धीमे कम होने लगी थी। केतुमान को यह एहसास हो चुका था कि अब सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। इधर भोजन पूरा कर देवदत्त और रक्षा भी सोने चले जाते हैं। वो अपने अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, पहरेदारों को भी नींद आने लगती है। मुख्य दरवाजे के पास मौजूद एक बड़ी सी खिड़की पर पहरा देता हुआ पहरेदार अब धीरे धीरे सोने लगता है। केतुमान को बस इसी का इंतजार था। वो मौके का फायदा उठाते हुए दबे पांव उस खिड़की की ओर जाने लगता है और धीरे से खिड़की से हवेली के अंदर चला जाता है। केतुमान हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं और देखता है कि यहाँ बहुत ज्यादा पहरेदार मौजूद नहीं थे। बस हवेली के बाहर कुछ पहरेदार खड़े हुए थे। वैसे भी देवदत्त महानामन की ये हवेली मगध के प्रतिनिधित्व की हवेली थी। ये ना तो इतनी बड़ी थी और ना ही यहाँ इतने ज्यादा पहरेदार मौजूद थे, इसलिए उसे एक अच्छा अवसर मिल गया था। CH-36 देवदत्त की बेटी। केतुमान धीरे धीरे दबे पांव हवेली में घूमने लगता है। वो ये तलाशने की कोशिश कर रहा था कि रक्षा का कक्ष कौन सा है, ताकि वो उसे अगवा कर सके। नीचे के किसी कमरे में रक्षा का पता ना चलने पर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगता है। एक कक्ष का दरवाजा हल्का सा खोलकर वो अंदर की ओर देखने की कोशिश करता है। वहां देवदत्त महानामन आराम से सो रहे थे। उन्हें देखकर जैसे उसकी सांसें अटक जाती है। उसे लगता है कि अगर देवदत्त जाग गया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। वो इनसे नहीं जीत सकता। ऐसा सोचकर भी बड़ी सावधानी से कक्ष का दरवाजा बंद करता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे दूसरा कक्ष दिखाई देता है। उसका दरवाजा खोलकर वो अंदर देखने की कोशिश करता है। उसे रक्षा वहां से सोती हुई दिखाई देती है। केतुमान बहुत खुश हो जाता है और दबे पांव कक्ष के अंदर प्रवेश करने लगता है। जैसे ही वह रक्षा के बिस्तर के काफी करीब पहुंचता है, वो अपनी जेब से एक रुमाल निकालते हैं और उसमें एक नशीली दवा छिड़कर लड़की की नाक के ऊपर रख देता है। लड़की तुरंत बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत बेहोश होता देख वो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने अपना एक पड़ाव पूरा कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि वो रक्षा को बाहर लेकर कैसे जाए। वो बाहर झांक कर देखते हैं। कक्ष के बाहर हवेली के अंदर कोई भी पहरेदार मौजूद नहीं था। वो धीरे से रक्षा को उठाकर मुख्य द्वार के करीब ले आता है और उसे दीवार से टिकाकर सुला देता है। फिर खुद खिड़की से झांककर बाहर की ओर देखने की कोशिश करता है। उसे दूर दो पहरेदार चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन हवेली के मुख्य द्वार पर जो पहरेदार थे वो नींद में थे। वो दोनों सो चुके थे। इसलिए केतुमान बड़ी सावधानी से खिड़की से रक्षा को बाहर निकालता है और पीछे के रास्ते से सीधे जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है। केतुमान उस लड़की को बाहर निकालने में सफल हो गया था। वही वो हवेली से जल्द दूर पहुंचना चाहता था, क्योंकि अगर देवदत्त महानामन को पता चल जाता तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। ये सोचकर रक्षा को उठाकर जल्दी से अपने घोड़े के करीब पहुंचता है। इत्तेफाक से उस वक्त हवेली के वो दो पहरेदार वहां से हटकर हवेली के पीछे की ओर घूम रहे थे। केतुमान रक्षा को घोड़े की पीठ पर लेटा देता है, क्योंकि वो अभी तक बेहोश थी, और वो आगे बढ़कर कुंडार की ओर जाने लगता है। केतुमान ने अपना लक्ष्य हासिल तो कर लिया था, लेकिन उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। वो जल्द से जल्द कुंडार तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि अगर देवदत्त ने उसका पीछा किया तो उसे देवदत्त से कोई नहीं बचा सकता था। वो देवदत्त की शक्तियों से और उसके तेज से भली भांति परिचित था। इसलिए वो चांद की रोशनी में ही तेजी से कुंडार की ओर आगे बढ़ता हुआ रात के तीसरे पहर में ही कुंडार पहुंच जाता है। इधर केतुमान के कुंडार से निकला के बाद से विक्रमादित्य और अंबा दोनों की नींद उड़ी हुई थी। दोनों रात भर जागते रहे थे। जैसे ही वो कुंडार के भवन के पास पहुंचता है, एक सैनिक विक्रमादित्य को जाकर इसकी सूचना देता है। विक्रमादित्य तेजी से अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और केतुमान को रक्षा को पीछे एक सुनसान हवेली की ओर ले जाने का इशारा करते हैं। अंबा अपने कक्ष की खिड़की से ये सारा नजारा देख रही थी। अंबा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। किसी लड़की को इस तरह अगवा कर लाना उसे बुजदिली लग रही थी। वो खुद को सिद्धार्थ की तुलना में कमतर महसूस कर रही थी। इधर भोर होने को था। देवदत्त भी अब नींद से जाग चुके थे। तभी हवेली की एक सेविका आकर देवदत्त को सूचना देती है कि रक्षा हवेली से गायब है। वो पूरी हवेली में कहीं पर भी नहीं है। ये सुनकर देवदत्त के जैसे होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि उसे जिस बात का अंदेशा था वो शायद हो चुका है। रक्षा को कोई ना कोई खतरा तो जरूर है। वो भी तेजी से उठकर हवेली में इधर उधर उसे तलाशने की कोशिश करने लगता है। रक्षा को इस तरह हवेली से गायब देख देवदत्त बहुत बेचैन हो जाते हैं। उन्हें तुरंत ये शक होता है कि अन्नत मणि और द्वारका ने ही उनकी बेटी के साथ कुछ किया है। ये सोचकर वो अपने सेवकों को आदेश देते हैं, आसपास के सारे इलाके में कुमारी रक्षा की तलाश की जाए। वो भी इधर उधर जाकर उसकी तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन कहीं भी रक्षा की कोई खबर नहीं मिलती है। देवदत्त का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसे पूरा यकीन था कि रक्षा के इस तरह गायब होने के पीछे अनंत मणि और द्वारका का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने कल उसे चेतावनी भी दी थी। ऐसा सोचते ही देवदत्त अपने घोड़े पर सवार होकर हवा को चीरते हुए तेजी से मगध की ओर जाने लगते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा भी उनसे शर्मिंदा हो रही थी।
तेजी से आगे बढ़ते हुए आखिरकार वो मगध के राजमहल के बाहर पहुंच जाते हैं। दोपहर का वक्त हो चुका था। मगध के राजमहल में सभा लगी हुई थी। सभी किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। देवदत्त मगध के राजमहल के बाहर पहुंच जाते हैं, तभी सैनिक उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। देवदत्त उन सभी से कहते हैं कि उन्हें तुरंत विक्रमादित्य या द्वारका से मिलना है और ये मुलाकात बहुत जरूरी है। अपने महाराज से जाकर कहो देवदत्त महानामन आया है और उनसे तुरंत मिलना चाहता है। उसकी बातों में क्रोध साफ नजर आ रहा था। एक सैनिक उन्हें वहीं रोकता हुआ खड़ा रहता है और दूसरा अंदर जाकर सभा में देवदत्त के आने की सूचना सभी को देता है। द्वारका और अनंतमणि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अनंतमणि मन ही मन सोचता है, अब तुम्हें आना ही पड़ा देवदत्त। कल बड़े प्यार से पूछने पर भी तुमने जवाब देना सही नहीं समझा था, और अब तुम जरूर बताओगे कि सिद्धार्थ इस वक्त कहाँ है। अनंतमणि तुरंत ही सभा को रद्द करते हैं और सभी सदस्यों से कहते हैं कि ये सभा कल पर टाल दी जाती, सभी इस वक्त यहाँ से चले जाए, क्योंकि उन्हें एक दूसरे गंभीर विषय पर बातचीत करनी है। धीरे धीरे सभा के सभी सदस्य वहां से जाने लगते हैं। अनंतमणि द्वारका से कहते हैं, चलिए देवदत्त से बात करते हैं। द्वारका उसकी ओर मुस्कुरा कर देखता है। विक्रमादित्य ने उन दोनों तक पहले ही यह खबर पहुंचा दी थी कि रक्षा अब उनके कब्जे में है। एक सिपाही तुरंत बाहर आता है और देवदत्त को अंदर चलने के लिए कहता है। देवदत्त उन दोनों को धक्का देते हुए बहुत तेजी से मगध राज्यसभा की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहां पहले से ही अनंतमणि और द्वारका मौजूद थे। वो दोनों से कोई औपचारिकता नहीं निभाता और सीधे अपने सवाल पर उतरते हुए अपनी तलवार को अपनी मुट्ठी में बांधते हुए देवदत्त अनंतमणि से कहता है, मेरी बेटी रक्षा कहाँ है? आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है? उसकी बात सुनकर जैसे अनंतमणि को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए देवदत्त की ओर देखकर कहते हैं, रक्षा कहाँ है? तुमने क्या हमें कोई आवारा समझ रखा है जो हम तुम्हारी बेटी को अगवा कर लेंगे? तुम्हारी बेटी कहाँ है ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ राजसभा में आकर इस तरह से तमाशा करने का क्या मतलब है? जाकर अपनी बेटी को बाहर ढूंढो। देवदत्त इस बार द्वारका की ओर देखते हुए कहते हैं, मुझे आप सभी से ये उम्मीद नहीं थी, और खास तौर पर द्वारका आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप तो इस पूरे मगध के साथ साथ प्रदेश के ताकतवर योद्धा है। आप इस तरह की हरकत को अंजाम कैसे दे सकते हैं? अब उन दोनों की ओर से अपनी बेटी के लिए कोई जवाब न सुनते हुए देवदत्त का क्रोध और ज्यादा तेज होने लगता है। वो फिर बहुत तेज आवाज में गुस्से से भरकर कहता है, आप सब कैसे एक छोटी सी बच्ची को अपने मकसद के लिए अगवा कर सकते हैं? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे तुरंत बताए वरना ठीक नहीं होगा। मैं कोई दुस्साहस नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर ना किया जाए। मेरी बेटी का पता तुरंत बताएं। द्वारका उसकी ओर गौर से देखकर उसे शांत रहने का संकेत करते हुए देवदत्त से कहता है, इस तरह से तुम सभा का अपमान कर रहे हो। इस तरह से तुम अनंतमणि और द्वारका का अपमान कर रहे हो। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या हो सकती है? और नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम तुम्हारा सर इसी वक्त अपनी तलवार से कलम कर सकते हैं। और तुम्हें इतनी जानकारी तो जरूर होनी चाहिए कि मुझसे तलवारबाजी में तुम जीत नहीं पाओगे। देवदत्त पर तो जैसे उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो और गुस्से में भरकर उनसे कहता है, अब परिणाम की मुझे कोई चिंता नहीं है। आप लोगों ने मेरी बेटी रक्षा को हाथ लगाकर बेहतर नहीं किया। इसका परिणाम आप लोगों को भी भुगतना होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तुरंत मुझे रक्षा का पता नहीं बताया, मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाया, तो हो सकता है कि ये सुबह आप दोनों की जिंदगी का आखिरी पल हो। देवदत्त की क्रोध की सीमा जैसे पार हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कह रहा है और किससे कह रहा है। उसके दिमाग में रह रहकर सिर्फ रक्षा का ही ख्याल आ रहा था। उसे लग रहा था कि रक्षा कहीं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में ना हो, कहीं रक्षा की जान को खतरा ना हो। देवदत्त को इस तरह चुनौती देता देख अनंतमणि का भी क्रोध अब पार हो जाता है। अब वो तेजी से अपने तलवार को म्यान से निकालते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने ही वाला था कि द्वारका उसे रोक देता है और उनको बैठने का इशारा करता है। द्वारका धीरे से मुस्कुराते हुए देवदत्त के करीब आता है और देवदत्त के कंधों पर हाथ रख उससे कहता है, मैं और महाराज अनंतमणि इतने कमजोर नहीं है कि एक लड़की को अगवा कर तुमसे अपना काम निकलवाए। हाँ, हम ये जरूर चाहते थे कि तुम सिद्धार्थ को ढूंढने में हमारी मदद करो, लेकिन तुमने इसके लिए मना कर दिया। ऐसा कहते हुए द्वारका उससे थोड़ा दूर जाकर फिर देवदत्त से कहते हैं, अगर तुमने कल हमारा साथ दे दिया होता तो हम भी तुम्हारी बेटी को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देते। लेकिन अब यहाँ गुहार लगाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी पर इल्जाम लगाने का कोई मतलब है, क्योंकि मगध में दूर दूर तक तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि कल हमारे साथ कोई तीसरा भी मौजूद है। उसकी याद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? द्वारका का इशारा विक्रमादित्य की ओर था। उसके ऐसा कहते देख देवदत्त को भी विक्रमादित्य का ख्याल आता है। उसके मन में भी एक बार ये सवाल उठता है कि कहीं उनकी बेटी रक्षा को विक्रमादित्य ने अगवा तो नहीं किया, कहीं विक्रमादित्य उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले। देवदत्त इस तरह से अपने ख्यालों में डूबा ही हुआ था। उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी कि द्वारका फिर उससे कहता है, हो सकता है कुंडार के महाराज विक्रमादित्य ने तुम्हारी बेटी को अगवा किया हो। वैसे भी विक्रमादित्य और तुम्हारा हिसाब किताब पुराना है। इसी तरह वो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहता हो, या फिर हो सकता है कि वो रक्षा को सिद्धार्थ तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो। उनकी बातें सुनकर देवदत्त का क्रोध और भड़कने लगता है। साथ ही उसे विक्रमादित्य को लेकर भी बेचैनी महसूस होने लगती है। लेकिन वो द्वारका से कहता है, इस्तेमाल तो आप सभी भी करना चाहते थे, आपको भी सिद्धार्थ की तलाश थी, इसलिए मैं आपकी बातें कैसे मान लूं कि विक्रमादित्य ने ही मेरी बेटी को अगवा किया है। आप भी तो ये काम कर सकते हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आप दोनों का ही कार्य है। उसकी बात पर अनंतमणि को हंसी आ जाती है और अनंतमणि उसकी ओर देखते हुए कहता है,
हम इतने कमजोर नहीं देवदत्त महानामन की अब तुमसे एक राज उगलवाने के लिए तुम्हारी बेटी को अगवा करें या उसे इस्तेमाल करें। तुम्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा तलवार ही तुमसे ये राज उगलवा सकता था। इसलिए अपना समय व्यर्थ करने के बजाय जाकर कुंडार में अपनी बेटी की तलाश करो। मुझे भी द्वारका की तरह लगता है कि हो सकता है विक्रमादित्य ने ही उसे अगवा करवाया हो। देवदत्त दोनों को घूर के देखने लगता है, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा है। CH-37 एक तीर दो शिकार। बार बार विक्रमादित्य का नाम सुनकर देवदत्त को भी अब यकीन हो जाता है। वो द्वारका से कहता है, हाँ ठीक है, मैं अपनी बेटी की तलाश में विक्रमादित्य के महल की ओर जा रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें आप दोनों का हाथ हुआ तो मैं अपने अंजाम की चिंता किए बिना अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर आप तक पहुंचूंगा और इस बार मेरे साथ सिद्धार्थ भी जरूर होगा। ये सुनकर द्वारका को भी क्रोध आने लगता है और वो इशारा करते हुए देवदत्त को राज्यसभा से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। देवदत्त तेजी से मुड़कर बाहर की ओर निकलने लगते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत तेज गति से कुंडार की ओर जाने लगते हैं। तभी द्वारका अनंत मणि से कहता है, अब क्या होगा तुम्हें मालूम है? अनंत मणि उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, अब विक्रमादित्य और देवदत्त महानामन का आमना सामना होगा और इनके बीच हो सकता है कहीं विवाद के बाद युद्ध ही ना छिड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध में अंबा अपने पिता को अकेले तो नहीं छोड़ेंगी, इसलिए वो भी जरूर इसमें हिस्सा लेगी। साथ ही अब तक सिद्धार्थ तक भी रक्षा की खबर पहुंच चुकी होगी और सिद्धार्थ भी आ रहा होगा। इस तरह से हमें सिद्धार्थ के बारे में पता चल जाएगा और सिद्धार्थ के साथ साथ हमारे रास्ते का एक और कांटा विक्रमादित्य और उसकी वह बेटी अंबा भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। अनंत मणि की बात सुनकर द्वारका को भी हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, युद्ध और राजनीति में हर चीज जायज है, यहाँ पर कुछ गलत नहीं होता। धोखा देना तो राजनीति का दूसरा पहलू है। इस तरह से अब हमें अपने सारे दुश्मनों से एक ही साथ छुटकारा मिल जाएगा। हमें अपने दुश्मनों को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। इसके बाद मगध का कुंडार और कौशल का पूरा राज होगा। कुंडार और कौशल दोनों मगध के अधीन हो जाएंगे, इसे हम मगध में ही मिला लेंगे। द्वारका की बात सुनकर अनंत मणि भी बहुत खुश हो जाता है और उसकी बात से हामी भरता हुआ सिर हिलाता हुआ उसकी ओर मुस्कुराकर देखता है। द्वारका फिर अनंत मणि से कहते हैं, चाल तो बहुत अच्छी चली है, हमने बिना कुछ किए लक्ष्य साफ साफ दिख रहा है। अनंत मणि की खुशी तो जैसे बढ़ती जा रही थी। द्वारका उससे कहता है, और तुम्हारे रास्ते से अंबा भी हट जाएगी, तुम्हें अब अंबा से विवाह नहीं करना होगा। उसकी बात सुनकर अनंत मणि के चेहरे की चमक कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो योद्ध परिषद का दृश्य याद करते हुए कहता है, जब से अंबा योद्ध परिषद में सिद्धार्थ से हारी है, मुझे उससे नफरत हो गई है। मैं एक हारी हुई लड़की को कैसे अपना सकता हूँ? साथ ही सिद्धार्थ ने पूरी सभा के सामने अंबा का तिरस्कार किया था, तो क्या अब मुझे रिश्तों की इतनी कमी है कि मैं एक तिरस्कृत लड़की को अपने जिंदगी में शामिल करूंगा? ये तो ही नहीं सकता, इसलिए बेहतर होगा कि विक्रमादित्य के साथ साथ अंबा भी इस दुनिया को अलविदा कह दे और इसी में मगध और हम सबकी भलाई है। अनंत मणि की बात सुनकर द्वारका भी पूरे संतुष्ट नजर आते हैं। इधर देवदत्त बहुत तेजी से कुंडार राज्य की ओर बढ़ है। शाम का वक्त हो गया, कूडान अभी भी बहुत दूर है। देवदत्त सुबह से इसी तरह से यात्रा कर रहा है, लेकिन जैसे थकान उसके शरीर से कोसों दूर है। उसे रह रहकर सिर्फ अपनी बेटी रक्षा की चिंता सता रही है। रक्षा को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और उसकी रफ्तार और तेज होने लगती है। जब देवदत्त सुबह सुबह अपनी हवेली से बाहर निकला था, उसके एक वफादार सेवक ने तुरंत इस बात की सूचना सिद्धार्थ को देना सही समझा था। और क्योंकि देवदत्त के अलावा सिर्फ उसे ही पता था कि सिद्धार्थ कहाँ है, वो तुरंत काशी के लिए निकल गया। देवदत्त का वो सेवक भी अब काशी पहुंचने ही वाला था। शाम ढलती जा रही थी, रात का वक्त करीब आ रहा था। इधर कुंडार की एक पुरानी हवेली में रक्षा को बांध कर रखा गया था और केतुमान उसकी पहरेदारी कर रहा था। रक्षा अब होश में आ चुकी थी और वो खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। तभी केतुमान उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए उससे कहता है, अगर तुमने ज्यादा शोर मचाया या मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, इसलिए बेहतर होगा तुम शांत रहो। तभी एक सेवक रक्षा के लिए भोजन लेकर आता है और केतुमान भोजन उसके सामने रखकर उसकी सीधे हाथ की रस्सियां खोल देता है और उससे भोजन करने को कहता है। रक्षा भोजन करने से मना करती है, फिर वो भोजन की थाली उठाकर फेंक देती है। वो केतुमान से कहती है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तुम जो भी हो सतर्क हो जाओ, मेरे पिता देवदत्त महानामन यहाँ आते ही होंगे और उनके आते ही तुम बच नहीं पाओगे। तुमने ये ठीक नहीं किया है। केतुमान उसकी ओर इशारा करते हुए उसे चुप रहने को कहता है। रक्षा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे कौन उठा लाया है और वो इस वक्त कहाँ है। वो मन ही सोचती है, क्या सिद्धार्थ भैया को पता चल पाएगा कि उनकी बहन रक्षा कहाँ है, और क्या बाबा हमें ढूंढने में सफल हो पाएंगे? शाम पूरी तरह से ढल चुकी है, रात का वक्त बिल्कुल करीब आने लगा है। देवदत्त महानामन अपने घोड़े पर सवार हो बहुत तेजी से कुंडार की सीमा तक पहुंच जाते हैं और वो अपनी रफ्तार और तेज कर कुंडार के राजमहल की ओर जाने लगते हैं। राजमहल में कदम रखते हैं वो बाहर से ही तेज तेज आवाज में चिल्लाते हैं, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, बाहर निकलो, मुझे तुमसे अभी तुरंत बात करनी है। उसे इस तरह महल में घुसता देख, शोर मचाता देख महल के बाहर खड़े सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी तलवार निकालकर उन सैनिकों को तुरंत मार डालता है। बहुत से सैनिकों उसे एक साथ घेर कर खड़े हो जाते हैं, पर देवदत्त के मिजाज में कोई कमी नहीं आती और वो जोर जोर से विक्रमादित्य को फिर आवाज लगाने लगता है। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ विक्रमादित्य के पास जाकर उसे बाहर का हाल बताता है। विक्रमादित्य जैसी ये सुनकर चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, देवदत्त महानामन, वो यहाँ कैसे पहुंच गया?
योजना के अनुसार तो उसे मगध जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो सबसे पहले मगध पर शक होना चाहिए थे। अगर वो पहले मगध पहुंच जाता तो अनंत मणि और द्वारका उसे भी बंदी बना लेते, जिससे सिद्धार्थ बड़ी आसानी से हम तक आ सकता था। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा सोचते हुए विक्रमादित्य भी तेजी से बाहर आ जाते हैं। विक्रमादित्य को देखकर देवदत्त का क्रोध और 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और वो तलवार निकालकर विक्रमादित्य की ओर दौड़ने लगता है। उसे ऐसा करते देख एक पल के लिए विक्रमादित्य चौंक जाता है और फिर वह भी अपनी तलवार निकाल लेता है। बहुत सारे सैनिक आकर देवदत्त को घेर लेते हैं। सबकी तलवारें देवदत्त की ओर ही लगी हुई थी। तभी देवदत्त बहुत तेज आवाज में गुस्से से भरकर चिल्लाता हुआ विक्रमादित्य से कहता है, विक्रमादित्य, तुमसे और क्या आशा की जा सकती है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी बेटी रक्षा तुम्हारे पास ही है। मेरी बेटी को तुमने ही अगवा किया है। अगर तुम कुंडार का भला चाहते हो तो तुरंत रक्षा को मेरे सामने लाओ, वरना परिणाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। देवदत्त के शोर से रक्षा को भी ये अंदाजा हो जाता है कि उसके पिता बाहर है और उसकी तलाश कर रहे हैं। उसका डर जैसे खत्म हो जाता है, वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से अपने पिता के पास जाना चाहती है। वो फड़फड़ाने लगती है, इधर उधर हिलडुल कर अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करती है। केतुमान उसे ऐसा करते देख अपने स्थान से खड़ा हो उसके करीब आता है और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से दबाता हुआ उससे कहता है, अगर तुमने थोड़ा भी शोर किया तो मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा। मैंने बार बार तुम्हें ये समझाया लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। रक्षा के मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था जिससे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके हाथ और पैर दोनों को बांध दिया गया था। वो अपने स्थान से उठ भी नहीं पा रही थी। इधर देवदत्त के चिल्लाने की आवाज से अंबा और भूमि भी बाहर आ गए थे। अंबा देवदत्त को देखकर बहुत चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और हमारे राजमहल में आकर इस तरह की हरकत कैसे कर रहा है। तभी अंबा को उस लड़की का ख्याल आता है जिसे पीछे की पुरानी हवेली में बांध कर रखा गया है। अंबा तुरंत समझ जाती है कि ये देवदत्त महानामन है, उस लड़की का पिता। अंबा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसके पिता ने एक मासूम लड़की को बंदी बनाया है। अंबा के पीछे पीछे भूमि भी वहां पर आ चुकी थी। भूमि ये सब देखकर बहुत डर जाती है और अंबा से पूछती है, दीदी ये कौन है और यहाँ इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? अंबा भूमि के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और उसे शांत रहने का इशारा करती है। देवदत्त की क्रोध की सीमा पार होते जा रही थी। वो सैनिकों को अपनी तलवार से काटता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो विक्रमादित्य के करीब जाने वाला था, अंबा तेजी से हवा में उड़ती हुई विक्रमादित्य और देवदत्त के बीच आ जाती है। उसका तेज देख देवदत्त अपने स्थान से 2 कदम पीछे हट जाता है और फिर अंबा की ओर देखते हुए कहता है, तुम जो भी हो, शायद तुम विक्रमादित्य की बेटी हो, मेरे सामने से तुरंत हट जाओ। मैं तुम्हारे पिता की तरह गिरा हुआ नहीं हूं कि उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी पर वार करूं। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे तुम्हारे पिता से अपनी बेटी का पता पूछना है। अंबा ऐसा करने से मना करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए देवदत्त को चेतावनी देती हुई उससे कहती है कि आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। हमारे राजमहल में इस तरह का तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी यहाँ नहीं है और अगर होगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। रात लगातार गहरी होती जा रही थी। इधर देवदत्त का वो सेवक काशी तक पहुंच चुका था। उसे मालूम था कि देवदत्त धृति के साथ गुरु अश्विन के आश्रम में रुका हुआ है। वो काशी की सीमा से तेजी से अश्विन गुरु के आश्रम की ओर जाने लगता है। वहां पहुंचकर वो सिद्धार्थ को आवाज लगाता है। सिद्धार्थ इस वक्त भोजन करने के लिए बैठने ही वाला था। धृति भी उसके साथ थी। वो भी बाहर से आती है। बाहर सिद्धार्थ के नाम का शोर सुनकर वो चौंक जाती है। सिद्धार्थ को भी अजीब लगता है लेकिन वो देवदत्त के सेवक को पहचान जाता है और जल्दी से चलता हुआ उस तक पहुंचता है। आश्रम के बाकी सब शिष्य भी बाहर निकलकर ये नजारा देखने लगते हैं। सिद्धार्थ उस सेवक से कहता है, क्या हुआ, आप कौशल छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? क्या चाचा देवदत्त ने आपके जरिए कोई संदेश भेजा है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? चाचा और रक्षा ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? जल्दी बताए, बात क्या है? वो सेवक इतने लंबे सफर के बाद थक गया था। हौंफता हुआ सबसे पहले वो सिद्धार्थ से पानी मांगता है। पानी पीते हैं उसकी जान में जान आती है और वो सिद्धार्थ से कहता है, कुमारी रक्षा को किसी ने अगवा कर लिया है। पूरे कौशल में उनका कहीं कोई अता पता नहीं है, इसलिए देवदत्त महानामन के निकलते ही मैंने आपको ये सूचित करना जरूरी समझा। सिद्धार्थ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। और सिद्धार्थ तेजी से दौड़ता हुआ अपनी कुटिया के अंदर जाता है, अपना भाला निकालता है और अपना रुद्राक्ष गले में धारण करता है। वो धृति के पास जाकर उससे कहता है, अब मेरे जाने का वक्त हो गया, मैं ज्यादा देर तक यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। रक्षा और देवदत्त चाचा की जान खतरे में है। मुझे तुरंत मगध के लिए निकलना होगा। अलविदा, हम दोबारा फिर मिलेंगे। धृति भी उसकी ओर देखकर इशारे से अलविदा कहती है। फिर सिद्धार्थ और वो सेवक वक्त बर्बाद ना करते हुए उसी वक्त अपने अपने घोड़े पर बैठकर तेजी से काशी से बाहर निकलने लगता है। अब तक रात काफी हो चुकी थी। सिद्धार्थ को काशी से मगध की ओर जाना था। वो दोनों तेज गति से मगध की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। CH-38 रक्षा और भूमि। कुंडार के राजमहल में देवदत्त अंबा को अपने रास्ते से हट जाने को कहता है। अंबा उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस पर हमला बोल है। अंबा तुरंत अपना तलवार निकालकर उससे लड़ने लगती है। देवदत्त भी इस हमले के जवाब में तलवार चलाना शुरू करता है। दोनों का युद्ध बहुत भयंकर रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जब उन दोनों की तलवारें आपस में टकराती थी तो चिंगारियां निकलने लगती थी। साथ ही दोनों का शरीर एक अलग ही तरह के तेज से चमक रहा था। देवदत्त और अंबा के बीच का युद्ध जारी था। उधर दूसरी और पुरानी हवेली के अंदर रक्षा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केतुमान की नजरों से वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। केतुमान लगातार उस पर नजर गड़ाए हुए था।
तभी धीरे धीरे हिलते डुलते हुए रक्षा अपने हाथ की रस्सियों को आखिरकार खोल ही लेती है। बाहर हो रहे शोर की आवाज सुनकर केतुमान भी हवेली की खिड़की से बाहर की ओर झांकने की कोशिश करता है। उसे देवदत्त और अंबा आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। देवदत्त को देखकर केतुमान की जैसे सांस ही अटक जाती है। उसे इसी वक्त का डर था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा था। तभी इस मौके का फायदा उठाकर रक्षा हाथ के साथ साथ अपने पैर की भी रस्सियां खोल देती है और उसी रस्सी को फंदे की तरह बनाकर बहुत तेजी से केतुमान के गले में पर बांध देती है। वो रस्सी को कसकर खींचने लगती है। केतुमान इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो जमीन पर फड़फड़ाने लगता है। उसके हाथ तलवार तक जाने ही वाले थे कि रक्षा पैर से एक उसके हाथों पर तेज वार करती है और रस्सी की पकड़ बहुत मजबूत कर देती है। केतुमान का दम घुटने लगता है। वो तड़प तड़प कर जमीन पर अपने हाथ फपटकने लगता है। तभी रक्षा अपने दूसरे हाथ से उसकी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर वार कर देती है और वो वहीं पर धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगती है। केतुमान तुरंत मर जाता है। रक्षा तलवार हाथ में लेकर तेजी से बाहर की ओर आगे बढ़ती है। उसे कुछ सैनिक रुकते हैं। वो उन सभी को भी मारने लगती है और अपने पिता को आवाज देती है। रक्षा की आवाज सुनते हैं देवदत्त एकदम से विचलित होते हैं। अंबा का भी ध्यान उसी ओर जाता है। देवदत्त फुर्ती दिखाते हुए अंबा को धक्का देकर रक्षा की आवाज की ओर दौड़ने लगता है। रक्षा का रास्ता अब भी कुछ सैनिक रोक रहे थे। देवदत्त तेजी से पुरानी हवेली की ओर आगे बढ़ने लगता है और पीछे से सैनिकों को मार डालता है। इधर विक्रमादित्य उसके सामने खड़े सैनिकों को हमला करने का आदेश देते हैं। देवदत्त की रफ्तार के सामना कुंडार की पूरे सैनिक भी नहीं कर पा रहे थे। अब देवदत्त और उनकी बेटी रक्षा एक साथ लड़ने लगते हैं। विक्रमादित्य भी अपनी तलवार निकालकर देवदत्त से लड़ाई करता है। वहीं रक्षा और अंबा भी आपस में लड़ रहे थे। अंबा की तुलना में रक्षा बहुत ज्यादा कमजोर थी। अंबा बहुत तेजी से वार कर रक्षा के हाथों से तलवार नीचे जमीन पर गिरा देती है और उसके गले पर अपनी तलवार रख देती है और देवदत्त से तेज आवाज में कहती है, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं आपकी बेटी को जान से मार दूंगी। अंबा की तलवार देखकर देवदत्त सीधे शांत होकर खड़े हो जाते हैं और वो अंबा को ऐसा करने से रोकते हैं। वहीं भूमि कुछ दूरी पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। देवदत्त को अब समझ आ गया था कि वो अंबा और विक्रमादित्य से एक साथ नहीं लड़ सकते। साथ ही यहाँ सिर्फ रक्षा और वो अकेले मौजूद थे और कुंडार की सारी सेना भी थी। इस वक्त ये सब मिलकर देवदत्त पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए वो एक नजर भूमि पर डालते हैं और उनके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है, अगर उन्हें और उनकी बेटी को सही सलामत कुंडार से बाहर निकलना है तो भूमि को सहारे की तरह इस्तेमाल करना ही होगा। वो अपने स्थान से बहुत तेजी से हवा में उछाल मारते हुए भूमि के ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अचानक उनके इस तरह से सामने आने पर भूमि बहुत घबरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। देवदत्त अपने तलवार की नोक भूमि के गर्दन पर रखते हुए विक्रमादित्य और अंबा को चेतावनी देते हैं, अंबा, रक्षा को तुरंत छोड़ दो और विक्रमादित्य अपने सैनिकों को हमारे मार्ग से हट जाने का आदेश दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को तुरंत मार डालूंगा और मैं सिर्फ चेतावनी नहीं दूंगा बल्कि पूरी तलवार इसकी गर्दन पर उतार दूंगा। भूमि की गर्दन पर देवदत्त की तलवार देख अंबा और विक्रमादित्य परेशान हो जाते हैं। अंबा रक्षा के ऊपर से अपनी तलवार हटा लेती है। रक्षा दौड़कर अपने पिता के करीब जाकर खड़ी हो जाती है। विक्रमादित्य सभी सैनिकों को एक तरफ आने का आदेश देते हैं। वो सभी सैनिकों को हथियार नीचे करने का आदेश देते हैं। भूमि के गर्दन पर तलवार रख देवदत्त रक्षा के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो सबको चेतावनी देते हुए कहता है, अगर कोई उनके करीब आने की कोशिश करेगा तो वो भूमि की गर्दन तुरंत काट देगा। ये सुनकर अंबा और विक्रमादित्य डर जाते हैं। विक्रमादित्य सभी सैनिकों को मार्ग से हट जाने का आदेश देते हैं। देवदत्त एक बार पीछे मुड़कर विक्रमादित्य की ओर देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे इसी बुजदिली की उम्मीद थी। तुमने मेरी बेटी को बंदी बनाकर सही नहीं किया है। मैं इसका बदला लेने दोबारा जरूर आऊंगा और इस बार मैं सिद्धार्थ को भी लेकर आऊंगा। तुम्हारी सिद्धार्थ से मिलने की जिद भी जरूर पूरी होगी। अंबा सिद्धार्थ का नाम सुनकर परेशान हो जाती है। विक्रमादित्य और अंबा दोनों भूमि को इस तरह से देखकर परेशान होते हैं। विक्रमादित्य देवदत्त से कहते हैं, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, भूमि को छोड़ दो, कोई तुम्हारा पीछा कोई नहीं करेगा। देवदत्त विक्रमादित्य की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। और वो धीरे धीरे भूमि और रक्षा के साथ अपने घोड़े की तरफ आगे बढ़ने लगता है। भूमि और रक्षा के साथ देवदत्त धीरे धीरे अपने घोड़े की तरफ आगे बढ़ रहा था। विक्रमादित्य और अंबा की नजर भूमि और देवदत्त पर टिकी हुई थी। अंबा को चिंता सता रही थी कि कहीं उसकी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे ही वो अपने घोड़े के समीप पहुंचता है, देवदत्त रक्षा को घोड़े पर चढ़ने के लिए कहता है। रक्षा घोड़े पर बैठ जाती है। देवदत्त भी घोड़े पर बैठते ही भूमि को जोर से धक्का दे देता है और अपनी तलवार म्यान में रखकर तेजी से घुड़सवारी करता हुआ सभी की आंखों के सामने से जैसे ओझल हो जाता है। जैसे ही भूमि जमीन पर गिरती है, अंबा और विक्रमादित्य के मुंह से चीख निकल जाती है, भूमि ... उद्धरण चिन्ह, और वो दोनों उसकी ओर दौड़ते हैं। इस तेज धक्के से भूमि के पैरों पर मोच आ जाती है। साथ ही उसके कंधे पर भी पास ही पड़े पत्थर से चोट लग जाती है। उसके कंधे से खून बहने लगता है। वो उठकर खड़े होने की कोशिश करती है, पर दर्द इतना ज्यादा था कि वो खड़ी नहीं हो पाती और जमीन पर फिर से बैठ जाती है। अंबा उसके करीब पहुंचकर उससे देखती है। भूमि के कंधे से खून बहता देख अंबा बहुत परेशान हो जाती है और भूमि से पूछती है, भूमि तुम ठीक हो ना? भूमि हाँ में सिर हिलाती है। अंबा उसे उठाकर अंदर ले जाने लगती है। विक्रमादित्य पीछे पलटकर देवदत्त और रक्षा की ओर देखता है और अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत देवदत्त और रक्षा का पीछा करने लगते हैं। देवदत्त अपनी बेटी के साथ बहुत तेजी से कौशल की हवेली तक पहुंचना चाहता था।
उसके पीछे बहुत से सैनिक लगे हुए थे। इस बात का अंदाजा उसे हो चुका था। वो अपनी रफ्तार और तेज करता है। रात का घना अंधेरा रक्षा को परेशान कर रहा था। वैसे भी वो अपने ऊपर हुए इस अचानक हमले से पहले ही डरी हुई थी, और ऊपर से सैनिकों के घोड़े की आवाज से वो और परेशान होने लगी थी। इधर सिद्धार्थ और देवदत्त का सेवक भी कौशल की ओर आ रहे थे। उनकी भी रफ्तार बहुत तेज थी। सिद्धार्थ के मन में रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि कहीं उसके चाचा और उसकी बहन को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसा सोचकर उसका मन बैठा जा रहा था, क्योंकि परिवार के नाम पर अब उसके पास ये 2 ही सदस्य बचे थे, जिन्हें वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। उधर देवदत्त की रफ्तार भी बहुत तेज थी। बावजूद इसके कुछ सैनिक आकर उसे सामने से घेर लेते हैं। देवदत्त अपनी तलवार निकालकर फिर उनसे लड़ने लगता है। रक्षा भी अपनी कटार हाथ में लेकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा लड़खड़ाकर गिर जाता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। घोड़ा तेजी से उठकर दूर भाग जाता है। अब देवदत्त के पास घोड़ा भी नहीं था। रक्षा अपनी घोड़े को इस तरह से भागता देख परेशान हो जाती है। रक्षा और देवदत्त अब अकेले बहुत से सैनिकों से लड़ रहे थे। खैर, देवदत्त की रफ्तार के सामने तो 50 सैनिक भी नहीं टिक सकते थे, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान रक्षा की सुरक्षा को लेकर ज्यादा परेशान था। तभी अचानक एक सैनिक रक्षा के कंधे पर वार कर देता है। उसके कंधे से खून बहने लगता है। रक्षा जोर से चिल्लाती है। देवदत्त का ध्यान उसकी तरफ जाता है। उसके कंधे से खून बहता देख वो परेशान हो जाता है, और जैसे ही वो रक्षा की ओर मुड़ता है, पीछे से एक सैनिक देवदत्त के कंधे पर वार करता है। देवदत्त की तलवार नीचे गिर जाती है और सभी सैनिकों उसे घेर लेते हैं। देवदत्त अब ये समझ चुका था कि अपनी बेटी के साथ इतने सारे सैनिकों से वो अकेला नहीं लड़ सकता। इससे रक्षा की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो शांत रहना ही बेहतर समझता है और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। सभी सैनिक रक्षा और देवदत्त को वहीं मौजूद 2 पेड़ से बांध देते हैं। इधर अम्बा भूमि को लेकर उसके कक्ष तक पहुंच चुकी थी। भूमि के पैर का दर्द बढ़ता जा रहा था। अम्बा तुरंत राजवैद्य को बुलाती है। राजवैद्य भूमि के पैरों पर मलहम लगाते हैं, जिससे भूमि को थोड़ा आराम मिलता है और वह आराम से सोने लगती है। राजवैद्य अम्बा और विक्रमादित्य से कहते हैं, मैंने मरहम लगा दिया है, पैरों पर मोच आई है। 1-2 दिन में राजकुमारी भूमि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए उनके आराम का खास ख्याल रखना जरूरी है। अम्बा राजवैद्य से कहती है, जी हम भूमि का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजवैद्य कक्ष से बाहर चले जाते हैं। विक्रमादित्य अब भी अम्बा और भूमि के पास ही खड़े थे। अम्बा विक्रमादित्य को देखकर कहती है, क्या देवदत्त और रक्षा को हमारे सैनिक पकड़ लेंगे? विक्रमादित्य अम्बा से कहते हैं, पता नहीं, ये तो सैनिकों के वापस आने के बाद ही पता चलेगा। अम्बा को परेशान देख विक्रमादित्य कहते हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, ये सब आम बात है, और अपने राज्य और राज्य की राजनीति को संभालने के लिए ये सब तो सहना ही पड़ता है। तुम भी भूमि के साथ आराम करो। ऐसा कहकर वो वापस मुड़कर जाने लगते हैं। तभी अम्बा पीछे से आवाज देते हुए कहती है, नहीं बाबा, ये आम बात नहीं है, हमने गलत किया है, हमें उस छोटी सी लड़की को कैद नहीं करना चाहिए था। देखा आपने, देवदत्त ने भूमि को छोड़ दिया। अगर वो भूमि को पकड़ कर ले जाते तो भूमि के साथ कुछ भी कर सकते थे, और हम उस वक्त उसे रोक नहीं पाते। जो भी हो पिताजी, हमने गलत किया है, और इसका परिणाम इस वक्त भूमि भुगत रही है। तभी भूमि दर्द से कराहते हुए अम्बा से कहती है, मुझे प्यास लगी है। अम्बा जाकर उसे पानी पिलाती है। विक्रमादित्य उन दोनों की तरफ ध्यान से देखते हैं और फिर कक्ष से बाहर चले आते हैं। सैनिकों ने देवदत्त और रक्षा को पेड़ से बांध रखा था। उनमें से एक सैनिक देवदत्त की गर्दन पर तलवार लगाते हुए कहता है, आखिरकार तुम पकड़ में आ ही गए। फिर वो सैनिक पीछे पलटकर अपने एक साथी से कहता है, तुरंत जाकर महाराज विक्रमादित्य को इस बात की सूचना दी जाए कि हमने देवदत्त और रक्षा को पकड़ लिया और उन्हें पेड़ से बांध कर रखा है। उनमें से एक सैनिक अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से कुंडार के महल की ओर जाने लगता है। तभी देवदत्त उन सैनिकों से कहता है, अगर तुम सभी को अपने सामर्थ्य पर इतना भरोसा है तो मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो और मेरे हाथ खोलो, उसके बाद मैं तुम सभी को बताता हूँ कि मैं अकेला कितनों पर भारी पड़ सकता हूँ। वो सैनिक देवदत्त को घूर के देखता है। CH-39 कुंडार का जासूस। देवदत्त की बात सुन उनमें से एक सैनिक को गुस्सा आता है और वो देवदत्त के सीने पर एक जोर का घुसा मारता। देवदत्त को तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा ना अपने सामर्थ्य की परीक्षा लेनी है, तो मेरे हाथ खोल दो और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो। रक्षा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि शायद वो वापस अपनी हवेली नहीं लौट पाएंगे। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे इस तरह परेशान देख देवदत्त उससे कहते हैं, रक्षा, हिम्मत मत हारो, हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे, बस तुम थोड़ा शांत रहो। इधर एक सैनिक विक्रमादित्य के महल तक पहुंच चुका था। वो विक्रमादित्य को जाकर ये खबर देता है कि देवदत्त और रक्षा पकड़े गए हैं और उन दोनों को हमने पेड़ से बांध रखा है। ये सुनकर विक्रमादित्य खुश हो जाता है और खुद तेजी से अपने घोड़े पर सवार हो उसी ओर जाने लगता है जहां उन दोनों को बांधा गया था। सिद्धार्थ भी कौशल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था। कौशल की ओर जाते हुए वो मार्ग में उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां देवदत्त और रक्षा को बांध कर रखा गया था। सिद्धार्थ और उसके साथी के घोड़े की आवाज सुनकर सैनिक सावधान हो जाते हैं और अपने अपने हथियार निकालकर उस पर देखने लगते हैं। देवदत्त भी उसी ओर देखता है। थोड़ी देर बाद सबको ये समझ आता है कि सिद्धार्थ सामने से आ रहा है। सिद्धार्थ को सामने से आता देख देवदत्त और रक्षा बहुत खुश हो जाते हैं। रक्षा का डर तो जैसे खत्म हो जाता है। देवदत्त को भी हिम्मत मिलती है। रक्षा जोर से आवाज लगाती है, सिद्धार्थ भैया! उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
बस उसे इतना समझ में आ रहा था कि वहां पर सैनिकों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन रक्षा की आवाज सुनकर वो भी चौंक जाता। उसे समझ आ जाता है कि रक्षा और देवदत्त शायद वहीं पर है। रक्षा की आवाज सुनकर वो तेजी से उसी ओर आने लगता है और उनसे थोड़ा पहले रुककर ध्यान से देखता है कि देवदत्त और रक्षा को पेड़ से बांधकर बहुत से सैनिक उन्हें घेर कर खड़े हैं। सिद्धार्थ सैनिकों की वेशभूषा देखकर ये पहचान जाता है कि ये तो कुंडार के सैनिक है। कुंडार के सैनिकों को पहचानते ही सिद्धार्थ जैसे आग बबूला हो जाता है। वो मन ही मन सोच है कि विक्रमादित्य और अंबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों उन्होंने देवदत्त और रक्षा को बांध कर रखा है? सिद्धार्थ और उसके साथी को अपनी ओर आगे बढ़ता देख एक सैनिक तलवार लेकर उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है। सिद्धार्थ घोड़े पर बैठा हुआ उसे अपने भाले से मारकर धराशायी कर देता है। कुंडार के सारे सैनिक सिद्धार्थ की क्षमता से पूरी तरह से परिचित थे। सभी के अंदर सिद्धार्थ का डर भी बना हुआ था। कुछ सैनिक फिर से एक साथ सिद्धार्थ की ओर दौड़ते हैं, लेकिन सिद्धार्थ एक पल में उन सभी को मारकर गिरा देता है। इस तरह से सैनिकों को मरता देख रक्षा और देवदत्त बहुत खुश हो जाते हैं। रक्षा का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बचे हुए सैनिक ये देखकर डर से वापस लौटकर भागने लगते हैं। सिद्धार्थ उन्हें भागता देख वहीं पर रुक जाता है और चिल्लाकर उनसे कहता है, आपने महाराज विक्रमादित्य को जाकर कह देना कि दोबारा मेरे परिवार की ओर नजर उठाकर भी ना देखें, वरना मैं पूरे कुंडार को मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर उन भागते हुए सैनिकों की रफ्तार और तेज हो जाती है। उन सभी को भागता देख रक्षा को हंसी आने लगती है। सिद्धार्थ जल्दी से रक्षा के करीब जाता और तलवार से उन रस्सियों को काट देता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? रक्षा भी उससे कहती कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सिद्धार्थ देवदत्त की रस्सियां काटकर उन्हें भी आजाद करता है और पूछता है, आप कुशल से हैं ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? देवदत्त उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम काशी से यहाँ कैसे आ गए? सिद्धार्थ देवदत्त के सेवक की ओर हाथ दिखाते हुए इशारा करता है और कहता है, इनकी मेहरबानी से इन्होंने मुझे जाकर सूचना दी। देवदत्त अपने सेवक को देखकर कहते हैं, अच्छा तो तुमने सिद्धार्थ को सूचित किया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? सिद्धार्थ देवदत्त की बातों को बीच में काटता हुआ कहता है, क्यों जरूरत नहीं थी? अगर आप दोनों के ऊपर कोई परेशानी आएगी तो मुझे जानने का पूरा हक है। मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ? देवदत्त सिद्धार्थ से कहते हैं, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। मैंने तुम्हें बताया था कि मगध का राज परिवार तुमसे नाराज है और वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। फिर भी तुमने यहाँ आने की भूल कैसे कर ली? सिद्धार्थ देवदत्त को सांत्वना देते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, जल्दी ही मैं कुछ और विद्याओं पर महारत हासिल करने वाला हूँ। लेकिन अब मुझे जो भी अभ्यास करना है मैं यहीं रहकर करूंगा। मैं यहाँ से आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब तक विक्रमादित्य भी यहाँ पहुंच चुका था, लेकिन वो सिद्धार्थ को देखकर थोड़ी दूर पहले ही रुक जाता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर उन सभी की बातें सुनने की कोशिश करता है। लेकिन दूरी बहुत होने के कारण से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। देवदत्त आजाद था, सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा था। ऐसी परिस्थिति में विक्रमादित्य इस वक्त उनके करीब जाने जाना सही नहीं समझता और चुपचाप बस वही खड़ा हो उन सभी को बड़े ध्यान से देखता रहता है। सिद्धार्थ देवदत्त और रक्षा से वापस चलने को कहता है और सभी एक साथ कौशल में उनकी हवेली की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। विक्रमादित्य उन्हें जाते हुए देख रहा था। जब वो सब बहुत दूर चले जाते हैं, विक्रमादित्य भी अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपने महल लौट आते हैं। सिद्धार्थ देवदत्त और रक्षा को वापस लौटते लौटते सुबह हो जाती है। सभी सुबह अपनी हवेली पहुंचते हैं। सिद्धार्थ देवदत्त और रक्षा की चोट को देखते हुए सेवक को तुरंत एक वैद्य को बुलाकर लाने कहता है। सिद्धार्थ देवदत्त और रक्षा को सावधानी से बैठता है और उनसे एक बार फिर पूछता है, आप दोनों सकुशल हैं ना? आपको कहीं बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? देवदत्त और रक्षा सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। देवदत्त उसे कुछ बताने की कोशिश करता है पर सिद्धार्थ उनसे कहता है कि अभी आप अपनी चोट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम बाद में बात करेंगे। इधर काशी में धृति सिद्धार्थ के जाने के बाद बहुत परेशान थी। वो बार बार ये सोच रही थी कि देवदत्त और रक्षा सुरक्षित तो होंगे ना, कहीं सिद्धार्थ किसी खतरे में ना फंस गया हो। इस तरह से विचारों से परेशान धृति का आश्रम के कामों में ध्यान ही नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसे याद आता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा आने में अभी बस 3 दिन ही शेष है और अगर सिद्धार्थ इस बीच लौटकर वापस नहीं आया तो वो ये किताब सिद्धार्थ को कैसे देगी? फिर सिद्धार्थ को पूरे 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। धृति खुद से कहती है, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इन विद्याओं की, इन मंत्रों की सिद्धार्थ को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिद्धार्थ चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसा सोचते हुए धृति आश्रम के एक शिष्य को बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे अभी तुरंत कौशल की ओर जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम है, वरना मैं आश्रम को इस तरह से छोड़कर नहीं जाती। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? आश्रम का वो शिष्य बचपन से धृति के साथ उसी आश्रम में पला बड़ा था। वो धृति से कहता है, हाँ बताओ जरूर, क्या करना है? धृति उससे कहती है, क्या तुम मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ रहकर कुछ दिन आश्रम की व्यवस्था देख लोगे? मैं वापस आकर सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन मेरे आते तक तुम्हें आश्रम की सारी व्यवस्थाओं को संभालना होगा। वो धृति को सांत्वना देते हुए कहता है, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं यहाँ की सारी व्यवस्था देख लूंगा। धृति उसकी ओर मुस्कुराकर देखती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। सबसे पहले वो अपनी कुटिया पर जाती है और अपनी तलवार उठाकर अपने कमर में बांध लेती है। फिर वो सीधे गुरु अश्विन की कुटिया के अंदर जाती है और वो छोटी सी लाल किताब जिस पर सिद्धार्थ का नाम लिखा था उसे उठाकर तुरंत अपने घोड़े की तरफ जाने लगती है। अपने घोड़े पर चढ़कर तुरंत वो काशी से कौशल की ओर निकल जाती है।
धृति मन ही मन सोचती है कि शाम होने से पहले उसे कौशल तक पहुंचना होगा, और ऐसा सोचते हुए वो अपनी रफ्तार बहुत तेज करती हुई आगे बढ़ने लगती है। उधर विक्रमादित्य अपने महल में बैठा हुआ कल हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। रात का वो नजारा बार बार उसके जेहन में घूम रहा था। इस तरह ख्यालों में डूबा हुआ वो अपने एक सैनिक को बुलाता है और उससे कहता है, हमारे राज्य के सबसे अच्छे जासूस को बुलाया जाए जो जासूसी करने में पूरी तरह से माहिर हो। वो फिर कहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जिस पर किसी को भी शक ना हो, जो भेष बदलने में निपुण हो। विक्रमादित्य की बात सुनकर वो सिपाही वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति के साथ वापस लौटता है। वह छोटी विक्रमादित्य से बड़े ध्यान से देखते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें एक जासूसो हो, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम जासूसी करने में निपुण हो। विक्रमादित्य के सवालों को सुनकर जासूस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं आपके राज्य का सबसे शातिर जासूस हूँ। आपके मंत्री राज्य की अंदरूनी हालत के बारे में पता लगाने के लिए मेरी ही मदद लेते हैं। अगर आपको कोई शक हो तो अपने मंत्रियों से जाकर मेरे बारे में पूछ लीजिए। विक्रमादित्य उससे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पर। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें इसी वक्त कौशल और मगध की सीमा में मौजूद देवदत्त महानामन की उस हवेली की ओर जाना होगा। उस हवेली में रहने वाले हर एक शख्स की जानकारी मुझे चाहिए। खासतौर पर सिद्धार्थ और देवदत्त के बारे में हर छोटी से छोटी बात मुझे जानना है। सिद्धार्थ आगे क्या योजना बना रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, देवदत्त और सिद्धार्थ मिलकर आगे क्या करने वाले हैं। एक एक चीज की जानकारी तुम्हें मुझ तक पहुंचाना होगा, और तुम्हारे इस कार्य में मेरे 2 सैनिक भी तुम्हारी सहायता करेंगे। तो तुम तीनों एक साथ मिलकर अभी तुरंत कौशल के लिए निकल जाओ। जासूस और दोनों सिपाही विक्रमादित्य को प्रणाम करते हैं और अपने अपने घोड़े पर सवार हो कौशल के लिए निकल जाते हैं। इधर धृति भी कौशल की ओर ही आ रही थी, और कौशल की हवेली में बैठे हुए देवदत्त और सिद्धार्थ एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। सिद्धार्थ देवदत्त से पूछ रहा था कि आखिरकार रक्षा को किसने अगवा किया था और क्यों। देवदत्त उससे कहते हैं, पहले तो मुझे शक था कि रक्षा को अनंत मणि और द्वारका ने अगवा किया होगा। मैं अपने इसी शक के आधार पर रक्षा को तलाशता हुआ मगध की ओर गया था, लेकिन मगध जाकर अनंत मणि की बातों से मुझे यह एहसास हुआ कि शायद रक्षा कुंडार में है। इसलिए मैं कुंडार की ओर चला गया और देखो अनंत मणि की बातें सही सिद्ध हुई। रक्षा कुंडार में ही थी। विक्रमादित्य ने अपने एक आदमी के जरिए रक्षा को अगवा किया था और उसे अपने महल में ही बांध कर रखा था। सिद्धार्थ देवदत्त की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। देवदत्त के चेहरे पर क्रोध उभर कर सामने आ रहा था। कुछ देर मौन रहने के बाद वो फिर से कहते हैं, मैंने तय कर लिया है सिद्धार्थ, विक्रमादित्य मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे खत्म किए बिना मैं चैन की सांस नहीं ले सकता, क्योंकि उसने मेरी बेटी पर जानलेवा हमला किया है। वो तुम्हारे भी जान का दुश्मन है। तभी सिद्धार्थ थोड़ा गंभीर होते हुए देवदत्त से पूछता है, क्या अम्बा को भी इस बारे में मालूम था? क्या अम्बा भी इन सभी में शामिल थी? देवदत्त कहते हैं, जरूर शामिल रही होगी, आखिर अम्बा भी तो विक्रमादित्य की ही बेटी है ना। मैं विक्रमादित्य को कई सालों से जानता हूँ, उससे ज्यादा षड्यंत्रकारी और स्वार्थी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। अम्बा भी बिल्कुल उसी की तरह है। उसने तो अपने पिता को बचाने के लिए मुझ पर आक्रमण भी किया था। पूरा कुंडार राज परिवार इन षड्यंत्र में एक साथ मिला हुआ है। उसने पहले भी तो तुम्हें धोखा दिया है ना। देवदत्त के मुंह से अम्बा का नाम सुनकर सिद्धार्थ कुछ क्षण के लिए मौन हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ है। CH40 रक्षा कहाँ है? अम्बा का नाम सुनकर देवदत्त सिद्धार्थ की स्थिति को भांप जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सिद्धार्थ ये दुनिया इसी तरह स्वार्थी है। यहाँ मतलबी और स्वार्थी लोग तुम्हें हर पग पर मिलेंगे। दूसरों के लिए बलिदान देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और तुम तो चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। इसलिए तुम्हें अम्बा या किसी और के बारे में सोचने से ज्यादा अपने कौशल के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अपनी योग्यताओं को बढ़ाना होगा ताकि तुम अपने सभी शत्रुओं का भी एक साथ सामना कर सको, और ये तुम्हारे साथ साथ पूरे कौशल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिद्धार्थ देवदत्त महानामन की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। देवदत्त सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर उसका हौसला बढ़ाते हुए उससे फिर कहते हैं, आगे चलकर तुम्हें कौशल का राजभार संभालना है, बल्कि हमारा एक और उद्देश्य है। हमें कौशल को मगध की अधीनता से मुक्त करवाना होगा। हमें कौशल को एक स्वतंत्र राज्य बनाना होगा। हमें अपने प्रजा को स्वतंत्रता का एहसास दिलाना होगा। सिद्धार्थ अपने चाचा की ओर देखकर उनकी बातों में हामी भरता हुआ उनसे कहता है, ऐसा जरूर होगा। मैं अपने इन्हीं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास में लगा हुआ हूँ। आपने जैसा उपदेश दिया था मैं उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ। जल्द ही हम कौशल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करेंगे, चाहे इसके लिए हमें मगध से युद्ध में ही क्यों ना लड़ना पड़े। हम पीछे नहीं हटेंगे। सिद्धार्थ का आत्मविश्वास देख देवदत्त बहुत खुश हो जाते हैं और सिद्धार्थ की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि तुम अपने पिता के ही तरह बुद्धिमान और शक्तिशाली हो। इधर धृति कौशल की सीमा के बहुत करीब पहुंचती है। वो अपनी रफ्तार और तेज कर देवदत्त की हवेली की ओर आगे बढ़ने लगती है। उसके पीछे पीछे विक्रमादित्य का जासूस और उसके सैनिक भी भेष बदल कर आ रहे हैं। सभी हवेली के काफी करीब पहुंच चुके थे। धृति हवेली के अंदर आगे बढ़ती है और जासूस और उसके सैनिक वही दूर रुक सारा नजारा देखने की कोशिश करते हैं। जासूस बड़े गौर से देखता है कि ये लड़की धृति हवेली के अंदर जा रही है। उसकी वेशभूषा देखकर जासूस अंदाजा लगा लेता है कि ये कोई सेवक या सैनिक नहीं, बल्कि इस हवेली की कोई सदस्य है। जासूस मन ही मन सोचता है, मुझे इस पर भी नजर रखनी होगी। धृति हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गई है। वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक सेवक आकर हवेली का दरवाजा खोलता है। वो धृति को प्रणाम करता है और उसे अंदर आने को कहता है। अंदर पहले बड़े कक्ष में देवदत्त और सिद्धार्थ बैठकर किसी चर्चा में थे।
धृति सिद्धार्थ को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। साथ ही उसके नजरें देवदत्त पर भी पड़ती है। उन्हें भी सही सलामत देखकर उसे सुकून मिलता है और वो सिद्धार्थ को आवाज लगाती है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है और धृति को पीछे खड़ा देखकर पहले तो चौंक जाता है, फिर मुस्कुराता हुआ उसके करीब आता है और उससे कहता है, मुझे पता था तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ जरूर आ जाओगी। तुम मुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकती। उसकी आवाज में एक व्यंग था जिसे सुनकर धृति भी मुस्कुराने लगती है। धृति सिद्धार्थ को बड़े गौर से देखती है और उससे पूछती है, तुम कुशल से हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे तो ऐसा लगा था जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। फिर वो देवदत्त की ओर देखकर उसे प्रणाम करती है और उनके करीब जाकर उनसे भी उनकी कुशलता पूछती है। देवदत्त धृति से कहते हैं, हवेली में तुम्हारा स्वागत है, मैं बिल्कुल कुशल हूँ, मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए हो। धृति फिर देवदत्त से पूछती है, और रक्षा, रक्षा कैसी है? मैंने सुना था कि उसे किसी ने अगवा कर लिया था, अब वो कैसी है? देवदत्त धृति से कहते हैं, रक्षा भी कुशल है, अभी अपने कक्ष में आराम कर रही है, तुम थोड़ी देर बाद उससे जाकर मिल लेना, वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा कहते हुए देवदत्त अपने स्थान से उठकर खुद आराम करने चले जाते हैं। सिद्धार्थ और धृति एक साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तभी जासूस को हवेली के अंदर घुसने का एक मौका मिलता है। हवेली में अनाज की बोरियां आज अंदर जा रही थी। जासूस वो बोरियां उठाकर उसी कतार में खड़ा हो जाता है और इस तरह वो हवेली के अंदर प्रवेश करने में कामयाब हो जाता है। अंदर प्रवेश करते हैं जासूस देखता है कि सिद्धार्थ और धृति एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। इधर धृति सिद्धार्थ से कहती है, मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा क्योंकि अश्विन मास की पूर्णिमा में अब सिर्फ 3 दिन शेष है। धृति फिर कहती है, मैंने सोचा पता नहीं तुम किन परिस्थितियों में होगे और तुम वापस आ पाओगे या नहीं। ये सोचकर मैंने खुद आना ज्यादा सही समझा और ये किताब लेकर मैं तुम्हारे पास चली आई ताकि अश्विन मास की पूर्णिमा के शुभ दिन में मैं ये किताब तुम्हें सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकूं। सिद्धार्थ धृति से कहता है, तुमने बिल्कुल सही किया, मैं अभी यहीं रहकर अपना अभ्यास पूरा करूंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य कौशल में ही मौजूद है। मुझे कौशल को मगध की अधीनता से मुक्त करवाना है और यही मुझे अपने पिता के कातिलों का भी पता चलेगा, इसलिए अब मैं यहीं रहकर अपना अभ्यास जारी रखूंगा। धृति कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। जासूस बोरिया यहाँ से वहां पहुंचाते हुए उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे इतना तो जरूर समझ आ गया था कि धृति सिद्धार्थ को कोई ऐसी चीज दे रही है जिसके जरिए सिद्धार्थ अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन वो क्या है उसके बारे में और पता करना अभी बाकी था। फिर थोड़ी देर बाद सारी बोरियां खत्म हो जाती है। जासूस हवेली के अंदर कुछ समय और बने रहने का बहाना ढूंढने लगता है। तभी उसे बावर्ची के कपड़े दिखाई देते हैं और वो उन कपड़ों को पहनकर रसोई घर की ओर चला जाता है ताकि इसी बहाने मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त हवेली में बिताने का मौका मिले और वो हवेली में रहने वाले हर एक सदस्य के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर सके। काम के बहाने से इधर से उधर टहलता हुआ जासूस ये गौर से देख लेता है कि वो किताब अभी भी धृति के हाथों में है और धृति उसे लेकर ऊपर कक्ष की ओर गई है। धृति सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी। उस जासूस की नजरें अभी भी धृति पर ही टिकी हुई थी क्योंकि उसे इतना तो महसूस हो चुका था कि धृति के पास कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो सिद्धार्थ की शक्तियों को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है। धृति सीधे आगे बढ़कर रक्षा के कक्ष की ओर जाती है। कक्ष के बाहर पहुंचकर वो दरवाजा खटखटाती है। रक्षा जो अभी आराम कर रही थी, दरवाजे की आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो दरवाजे की ओर देखती है। धृति को खड़ा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे अंदर आने को कहती है। धृति रक्षा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आकर रक्षा के करीब बैठ जाती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैंने सुना कि तुम्हें कुंडार वालों ने अगवा कर लिया था, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सिद्धार्थ ने मुझे ये भी बताया था तुम्हारे कंधे पर ज्यादा चोट लगी थी, तो तुम्हारा कंधा कैसा है? रक्षा जो अब तक लेटी हुई थी, वो तकिए का सहारा लेकर उठकर बैठ जाती है और धृति की ओर देखकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब बेकार में मेरी चिंता कर रहे हैं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि इस छोटे से हमले से परेशान हो जाऊं, आखिर मैं भी महानामन परिवार का एक हिस्सा हूँ, इतना दर्द बर्दाश्त करना मुझे भी आता है। रक्षा की यह बातें सुनकर धृति मुस्कुराने लगती है। उसे मुस्कुराता देख रक्षा भी खुश हो जाती है। वो दोनों अब इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी जासूस दबे पांव धृति का पीछा करते हुए रक्षा के कक्ष के बाहर आ जाता है और कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हवेली का एक रक्षक अचानक उसकी ओर आता है। जासूस उसे देखकर घबरा जाता है और चुपचाप दरवाजे के किनारे खड़ा हो जाता है। हवेली का वो रक्षक जासूस से पूछता है, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें हवेली में पहली बार देखा है। जासूस उसकी ओर देखता हुआ कहता है कि मैं कुमारी रक्षा से ये पूछने आया था कि क्या वो कुछ लेंगी क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और मुझे सिद्धार्थ जी ने ऐसा करने को कहा है। सैनिक को उस जासूस पर थोड़ा शक होता है। वो उसे बड़े गौर से देखता है, उसने बावर्ची के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा बहुत मासूम सा दिखाई दे रहा था, इसलिए सैनिक उस पर ज्यादा शक नहीं करता और उसे जाने को कहता है। तभी बावर्ची दरवाजा खटखटाकर अंदर आने की इजाजत मांगता है। उसे देखकर रक्षा अंदर आने को कहती है और उसे बड़े ध्यान से देखते हुए कहती है, इस हवेली में तुम्हें पहली बार देखा है, तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं नया बावर्ची हूँ और नीचे मुझे ये आदेश दिया गया है कि मैं आपसे आकर पूछो कि क्या आप कुछ खाना या पीना पसंद करेगी। थोड़ा रुककर नजरें नीचे झुकाते हुए वो जासूस फिर रक्षा से कहता है, क्योंकि तबीयत आपकी अभी सही नहीं हुई है, ऐसे में हमें आपका ख्याल रखने को कहा गया है। रक्षा उससे कहती है कि
तुम जाकर हमारे लिए चाय लेकर आओ। फिर रक्षा धृति की ओर देखकर कहती है, इस बावर्ची को ये आदेश जरूर पिताजी या सिद्धार्थ ने ही दिया होगा। वो दोनों सुबह से मेरी चिंता किए जा रहे हैं। मैंने दोनों को कितना समझाया लेकिन उन दोनों को कुछ समझ ही नहीं आता। रक्षा के कक्ष में वो बावर्ची अभी भी मौजूद था और उसके आदेश का इंतजार करते हुए वो धृति पर अपनी नजरें गड़ाए हुआ था। रक्षा उससे कहती कि तुम एक काम करो, हम दोनों के लिए चाय ले आओ, बस इतना काफी है। बावर्ची जाते जाते एक नजर धृति की ओर देखता है। धृति के कमर पर अभी भी वो लाल कपड़े के अंदर किताब बंद है। जासूस उसे देखता हुआ नीचे की ओर जाने लगता है। फिर वो सीधे रसोई में प्रवेश करता है और मन ही मन कुछ सोचता हुआ चाय बनाने लगता है। तभी जासूस के मन में एक ख्याल आता है कि कैसे पता किया जाए कि उस किताब के अंदर क्या है। जासूस चाय तैयार कर उन दोनों के लिए ऊपर ले जाता है। चाय देते हुए जासूस जानबूझकर धृति के ऊपर थोड़ी सी चाय गिरा देता है। चाय धृति के कमर पर बंधी उस किताब पर पड़ती है। किताब पर चाय पड़ते ही धृति बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और नाराज हो उससे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें मालूम भी है ये कितनी जरूरी किताब है? ये एक जादुई किताब है जिसमें बहुत से मंत्र और बहुत से सिद्धि साधनाओं का वर्णन है। ये हमारे गुरु की आखिरी निशानी और तुमने इसे खराब कर दिया। जासूस अपनी गलती के लिए उन दोनों से क्षमा मांगता है और नजरें नीचे झुकाकर उससे पूछता है, आप परेशान क्यों हो रही हैं कुमारी? मुझे दे दीजिए, मैं अभी इस किताब को धूप में सूखा के ले आता हूँ। आखिर इतनी जरूरी किताब, किसी भी एक मंत्र का एक अक्षर भी खराब हो गया तो पूरा मंत्र ही विफल हो जाएगा। लाइए लाइए दीजिए मुझे किताब, आखिर गलती सुधरने का मौका तो सभी को मिलना चाहिए ना। जासूस की बात सुनकर धृति को और तेज गुस्सा आता है और वो कहती, एक तो तुमने चाय गिराकर मेरे कपड़े और मेरी एक किताब खराब कर दिया है, ऊपर से तुम इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। जल्द ही सब कुछ साफ करो और निकलो यहाँ से। जासूस अपने चेहरे पर डर का भाव लाते हुए जल्दी जल्दी सफाई करने लगता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस किताब की ओर था। साफ करके वो चुपचाप कक्ष से चला जाता है और रात का इंतजार करने लगता है। अब रात का वक्त करीब आ रहा था। देवदत्त ने अपने सेवकों को भोजन मेज पर सजाने की आज्ञा दी। आज रक्षा और सिद्धार्थ की पसंद का खाना बनाया गया था। देवदत्त एक सेवक को भेजकर रक्षा, धृति और सिद्धार्थ को भोजन करने के लिए बुलाता है। देवदत्त का आदेश सुनकर सभी धीरे धीरे भोजन की मेज के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। जासूस भोजन परोसने के बहाने बार बार इसी ओर आ रहा था। तभी वो गौर करता है कि धृति की कमर पर इस बार वो किताब नहीं बंधी है। धृति की वेशभूषा भी बदली हुई थी, उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। जासूस मन ही मन सोचता है, इसका मतलब यह है कि धृति का वो गुप्त किताब इसके कमरे में ही कहीं होगी। ये सोचकर जासूस चुपचाप बावर्ची खाने की ओर चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सुपर सिद्धार्थ ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।